आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है, इससे किसी भी एग्जाम में हम इसके बाद इसका जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है फ्रॉम मतलब सबसे नीचे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक का जितना भी क्वेश्चन है, आप ये लेक्चर देखने के बाद किसी भी एग्जाम का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कंडीशन में होंगे। ये हमारे तरफ से आपको आश्वासन दिया जाता है कि आप निश्चित रूप से पूरा लेक्चर देखने समझने के बाद आप आंसर देने के कंडीशन में रहेंगे। और जब हम अगले पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे, आप उसको भी जरूर देखिएगा, रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा। तो आप देखिएगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर जान रहे होंगे, या आपके पास कोई भी किताब है तो उससे भी आप इसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही चीज मांगते हैं कि आप हमें थोड़ी सी इजाजत दीजिए। थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट लंबा लेक्चर हो जाता है तो आप इसको लेके ज्यादा माइंड नहीं कीजिए कि थोड़ा लंबा लेक्चर है। आप बस पेशेंस बना के हमारा पूरा लेक्चर को देखिए। आप आप किसी भी क्वेश्चंस को, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे बनेगा। सो जस्ट वी आर आस्किंग फॉर सम टाइम, some extra time, because we are going to cover it very comprehensively. So let's start. सबसे पहले तो आज का चैप्टर क्या है? ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ग्रेट इसलिए क्योंकि ये दुनिया, पूरे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी एलुवियल प्लेन हैं, यानी जो एलुवियल मिट्टी है, सोयल का एक चैप्टर आएगा, पर जितने भी प्लेन हैं, एलुवियल मिट्टी कैसे बनती है ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उसमें दिया हुआ है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए ग्रेट है। सेकेंडली, इट लाइज इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, आगे देखेंगे, इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रेट क्यों, बड़ा, नॉर्दर्न क्यों कि नॉर्थ में, और प्लेन है इंडिया का। इससे पहले कि हम इसको डिटेल से पढ़ें, यह जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय प्लेन। प्लेन से हम क्या समझते हैं? अगर आप कभी दिल्ली से बिहार, या बिहार में किसी भी रीजन से पटना की तरफ, आप यूपी के किसी भी रीजन में ट्रेन से, गाड़ी से अगर घूमे हो, तो आप देखिएगा कि हमारे तरफ फील्ड इस तरह होता है, जो ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिखा रहा है। ये गेहूं की खेती हो रखा है। तो प्लेन का मतलब होता है कि एकदम हॉरिजॉन्टल हो। अगर आप पहाड़ को देखेंगे तो क्या होता है, इसमें पहाड़ पर क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स रहता है। सबसे पहले ऐसे पीक्स आते हैं, फिर वैली आते हैं, फिर पीक्स आते हैं, वैली आते हैं। सो देयर इज वेरी ह्यूज वेरिएशन इन टोपोग्राफी। ये जो उच्चावच है, ऊंचाई है फिर गहराई है, ऊंचाई है गहराई है, इसमें काफी वेरिएशन आता है। पर प्लेन ऐसा नहीं होता है। प्लेन कैसा होता है? प्लेन प्लेन होता है। एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी इज अ फीचर ऑफ प्लेन एरिया। एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। अगर स्लोप रहेगा भी तो हल्का फुल्का स्लोप रहेगा, इतना कम कि हमें पता भी नहीं चले, एकदम कुछ इस तरीका से, ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस। तो प्लेन क्या है? प्लेन एक बड़ा बिग फ्लैट पीस ऑफ लैंड है। ये एकदम फ्लैट है, एकदम जो समतल होता है, फ्लैट पीस ऑफ लैंड विथ नो बिग हिल्स और माउंटेन्स। यहाँ हिल या माउंटेन बड़े बड़े नहीं। प्लेन में बीच बीच में छोटी पहाड़ी मिल सकती है, लेकिन बिग हिल्स या ज्यादा माउंटेन्स नहीं रहते हैं। इट्स लाइक ए जायंट स्मूथ प्लेग्राउंड, जो हम जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, या प्लेग्राउंड है, पर बस उसका आकार क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि कैसे पहाड़ों पर भी क्रिकेट खेला जाता है। अगर आप कभी उत्तराखंड गए हो, नैनीताल गए हो, तो आपको लगेगा ऐसे कि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में नैनीताल एक प्लेन के रूप में है। लेकिन वो प्लेन, उतना छोटा एरिया को हम प्लेन की गिनती में नहीं रखेंगे। व्हेन द साइज इज हुमंगस, बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पर कितनी बड़ी साइज की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से बिहार, या इधर हरियाणा पंजाब से बंगाल तक बहुत बड़ा एरिया है। तो प्लेन एक बड़ा एरिया होना चाहिए, फ्लैट पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, और बिग हिल या माउंटेन बीच में नहीं होना है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में देखते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन का एक नाम इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी है, क्योंकि ये जो प्लेन बना है, फर्स्ट पार्ट में इसके फॉर्मेशंस की चर्चा की गई है शॉर्ट में, तो आप वो पार्ट जरूर देखिएगा, तो उससे ये भी समझ में आ जाएगा। तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये तो शॉर्ट नाम है,
लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या इसी को कहते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इंडो का मतलब यहाँ हुआ इंडस रिवर, और गंगा का मतलब हुआ गंगा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा, यही तीनों रिवर एवं इसके ट्रिब्यूटरीज मिलकर इस प्लेन का निर्माण करते हैं। ये जो जस्ट हिमालय के नीचे, अगर आगे फोटो दिया देखिए यहाँ पर, ये तो ऊपर जो दिख रहा है यहाँ से, ये तो हिमालय का पोर्शन हो गया, ये पूर्वांचल और हिमालय का ये हो गया पोर्शन। इसके नीचे ये जो दिख रहा है ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन हो गया, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ। ये जो बीच में दिख रहा है यही क्या है, ये पूरा प्लेन एरिया है, तो ये नॉर्थ में है। और यहीं पर तीन रिवर हमने लगभग रिवर को खत्म कर दी है पहले इससे। आप उसको देखें तो आपने समझा होगा कि जो इंडस रिवर है इस तरफ फ्लो करती है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इस तरफ फ्लो करती है, और गंगा रिवर इस तरफ से इस तरह से फ्लो करती है। तो ये जो पूरा प्लेन एरिया है ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहते हैं, या इंडो गंगेटिक प्लेन शॉर्ट में तो कहते हैं, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं। ये जो प्लेन है इट रेफर्स टू एन एग्रेडेशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स कैरीड बाय थ्री रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो है प्लेन, ऊपर में क्या है, ऊपर में पहाड़ है, ऊपर में इस तरह से हिल है, यही हिल पर से जो रिवर है, और नीचे क्या है, नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। कुछ रिवर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी ऊपर की ओर जाती है, कुछ रिवर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी ऊपर की ओर जाती है, और ये हिल से तो बहुत सारे रिवर इंडस हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो और इसके ट्रिब्यूटरी सब आते हैं, और उन्होंने ही इसको बनाया है। ये पहाड़ को तोड़ के छोटे छोटे मिट्टी से इस पूरे एरिया को भर दिया है, और क्योंकि छोटे छोटे मिट्टी से भरा हुआ है इसलिए ये एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी भी इसका एक फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर, एकदम प्लेन है। तो ये क्या हुआ, एग्रेडेशनल सरफेस हुआ। एग्रेडेशनल उस सरफेस को कहते हैं, या एग्रेडेशनल जो स्ट्रक्चर है उसे बोलेंगे जहां पर एग्रेडेशन से बना हो, यानी छोटी छोटी वस्तुओं को लाकर जोड़कर बनाया गया स्ट्रक्चर को एग्रेडेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हमने घर बनाया, तो ईंट को जोड़ जोड़ कर हमने घर बनाया, तो इसको हम एक एग्रेडेशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इन मतलब जो मैन के एग्रेडेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तब ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, ये तो नेचुरल है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, एग्रेडेशनल। एग्रेडेशनल के उल्टा कैसा हो सकता है, डिग्रेडेशनल, मींस द स्ट्रक्चर व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस, जो टूटने से बनता है उसको डिग्रेडेशनल बोलेंगे। एग्रेडेशनल से बनता है क्या, प्लेन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या है कि नदियां आती है, खास करके इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरी, और वो धीरे धीरे यहाँ पर एलुपियल डिपॉजिट्स मिट्टी जमा करती है, पत्थरों को तोड़ तोड़ कर लाती है, और एकदम पूरा फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं सोइल्स, उससे ये पूरा एरिया को पाट देते हैं, भर देते हैं, उससे ये बनती है। आप इसके बारे में पार्ट 1 में देख लीजिए कि कैसे बना है। बस इतना ही है, और कुछ विशेष बात है भी नहीं। थोड़ा सा इसको आप लिंक कर सकते हैं विद द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बाद जो जियोसिंक्लाइन क्रिएट होती है उसमें मिट्टी भरने से होती है। ठीक है, ये जो हमारा 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका एक पार्ट ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन है, एक हिमालय है, या हम कह सकते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें ट्रांस हिमालय भी आते हैं। तो एक तो है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, दूसरा कौन है, यही सॉरी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन से इसमें हिमालय नहीं आएगा, वो किस में आएगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स में आएगा। तो हम फिर से लिखते हैं, ऊपर से ही लिखेंगे। तो पहला कौन है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें पूर्वांचल, ट्रांस हिमालय और हिमालय आते हैं। फिर कौन है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो आज पढ़ेंगे। थार डेजर्ट को हमने अलग रखा है तो उसको हम अलग रखेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन, आइलैंड्स, ये देखिए ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। क्योंकि हम थार डेजर्ट को अलग रख रहे हैं इसलिए हम इसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में नहीं पढ़ेंगे। जनरली आप कोई किताब पढ़िएगा तो उसमें जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का जब रीजनल डिवीजन बताएगा, रीजनल डिवीजन मतलब कि जब स्टेट के हिसाब से डिवीजन बताएगा, जैसे पंजाब प्लेन, हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, तो उसमें एक प्लेन रहेगा राजस्थान प्लेन। ये राजस्थान प्लेन कुछ नहीं है, यही क्या है, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट का रीजन है, और साथ में बागर एरिया भी है, वो भी डेजर्ट में ही आता है। तो थार डेजर्ट का एरिया है वो राजस्थान प्लेन में आता है। हमने इसको अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में रखा है और इस पर लेक्चर बनाकर दे भी दी गई है।
तो क्योंकि हम इसको वहां पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपने लेक्चर में इसको कवर नहीं करेंगे। जब आप किसी किताब का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आप पा सकते हैं कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में भी राजस्थान प्लेन का जिक्र किया गया है, जो कुछ नहीं थार डेजर्ट का ही जिक्र है, क्योंकि हमने उसको अलग लेक्चर में लिया है, उसका आज यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। सो दिस ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज वन ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये भी है। ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का, यानी अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा सबसे पहले बनी थी। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है वो सबसे पहले बनी थी। फिर हम कह सकते हैं, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी कुछ कुछ अलग अलग टाइम में बहुत सारा रॉक्स है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ, और फिर कह सकते हैं प्लेन्स का निर्माण हुआ। तो दिस इज द यंगेस्ट। ये एकदम रफ एक स्केच है, ऑब्वियसली उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी है, पर सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का, यानी जो सबसे ताजा बना हो, जो सबसे जिसका सबसे कम एज हुआ हो बने हुए, वो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है। इट ऑल्सो होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है वर्ल्ड में, इसलिए सबसे बड़ा है दुनिया में। अब देखिए इसका क्या फीचर है। इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कहाँ है। अभी हमने पढ़ा कि ऊपर में हिमालय है, तो हिमालय की जो सदर्न मोस्ट चोटी है उसी का नाम क्या है, शिवालिक है। तो ये शिवालिक के नीचे से शुरू होगा। तो दे एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ हिमालयस अप टू एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और नीचे में क्या है, इस तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो यहां से शुरू होती है और ऊपर में शिवालिक तक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो प्लेन एरिया है, नीचे में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ऊपर में शिवालिक इसके बीच में सिचुएटेड है दिस क्या, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन क्या है, यानी ये तो नॉर्थ साउथ हुआ ना, ईस्ट वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ, इस तरफ वेस्ट है, इधर से हम ईस्ट की तरफ देखें तो कहां से कहां है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस इन द वेस्ट टू द माउथ ऑफ गंगा इन द ईस्ट। यानी इस तरफ माउथ ऑफ इंडस जो हमने पढ़ा, कराची के साउथ ईस्ट में बनाती है माउथ इंडस, सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान का, यानी ये जो प्लेन है ये सिंध में भी फैला हुआ है। और वहां से हालांकि दिया तो है कि माउथ ऑफ गंगा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, पर हम कह सकते हैं आसाम के, आसाम अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री तक है। सबको हम डिटेल से देखेंगे आगे, पर ये रफ में था, ऐसा शॉर्ट में था कि फ्रॉम द माउथ ऑफ इंडस टिल द माउथ ऑफ गंगा टू मेक इट मोर पोएटिक, ऐसा लिखा गया। ऐसे आसाम के एरिया तक फैला हुआ है। जहां जहां भी पेनिनसुलर प्लेट्यू जब हम पढ़ेंगे, तो जब पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे, जो एरिया पेनिनसुलर प्लेट्यू में जाने के बाद बच जाएगा वो किस में आएगा, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में आएगा। आगे हम इसको देखेंगे। तो इसका बाउंड्री कैसा हुआ, नॉर्थ में शिवालिक रेंज, वेस्ट में डेजर्ट हो गया। ये जो एरिया है इसको हमने अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में रखा है, तो डेजर्ट को यहाँ नहीं काउंट करेंगे, तो डेजर्ट हो गया वेस्ट में। पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया साउथ में। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये एक रेगुलर नहीं इरेगुलर स्ट्रक्चर है, तो इसलिए प्लेन भी कहीं कहीं अंदर है और कहीं ऊपर ही है। और पूर्वांचल हिल ईस्ट में हो गया। ये देखिए पूर्वांचल हिल है, ये पूर्वांचल हिल्स है। ये अगर ब्लैक से हम बनाए या हिमालय को पूरी तरह से सेपरेट कर दे, नॉर्दर्न पहाड़ को नॉर्दर्न हिल्स को, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अलग हो गया, इधर पेनिनसुलर प्लेट्यू अलग हो गया, बीच में प्लेन है। तो देखिए ये पूरा बांग्लादेश क्या है, प्लेन है, और ये आसाम का एरिया प्लेन है। और यहाँ पर जो मेघालय है, आपने पढ़ा होगा कि ये मेघालय एक प्लेट्यू है, तो ये प्लेट्यू वाला, अच्छा ये बांग्लादेश में हमने बना दिया, छोटा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही हिस्सा है, गारो खासी जयंतिया जो शिलोंग प्लेट्यू है। बाकी जो भी बच गया, बाकी जो भी बच गया हम एक बार अच्छे से बना लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए ये वाला कौन सा पोर्शन है, इसको हम ब्लैक से बनाना चाह रहे हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है, इसको भी हटा देते हैं थार डेजर्ट को भी, क्योंकि इसके लिए हमने अलग पढ़ा है। हालांकि ये भी प्लेन से ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, आप वहां पढ़िए आपको समझ में आएगा। जो बच गया, ये जो बच गया ब्लू से बनाते हैं तो हाईलाइट होगा, ये जो बच गया ये इधर पहले पंजाब हरियाणा प्लेन, फिर यहाँ पर गंगा का प्लेन में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का पूरा सा एरिया, और ये आसाम का भी पोर्शन, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है, और इधर पूर्वांचल को हटा देंगे, ये पूर्वांचल हिल्स है। तो ये ब्लू में जो दिख रहा है यही क्या है, प्लेन एरिया है। इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ, ये जो पेनिनसुलर ये सॉरी जो ग्रेट प्लेन से, ये 3200 किलोमीटर में एक्सटेंडेड है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये 3200 किलोमीटर के आसपास है।
और इसमें लगभग 2400 किलोमीटर इंडिया में है और रेस्ट 800 किलोमीटर बांग्लादेश में है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो बांग्लादेश का एरिया है ये भी पूरा प्लेन है, पर क्योंकि ये बांग्लादेश का एरिया इंडिया में नहीं है तो 800 के किलोमीटर के आसपास ये एरिया चला जाता है कहाँ, बांग्लादेश में। रेस्ट 2400 किलोमीटर इज विद इन इंडियन रीजन। तो टोटल लेंथ 3200 किलोमीटर है। आप लिखेंगे कि 2400 किलोमीटर इंडिया में और 800 किलोमीटर बांग्लादेश में। विथ यानी इसका चौड़ाई कितना है, देखिए चौड़ाई अगर आप देखें यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है इस तरीका से, तो इस तरीका से कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पर जो हिमालय है वो भी इस तरफ से कर्व करती है। और क्योंकि ये जो थार डेजर्ट का एरिया है ये प्लेन का ही लगभग पार्ट है ना, पढ़ रहे हैं अलग, लेकिन हाँ ऐसे तो इसके अंदर में पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। ऐसे जो थार डेजर्ट है उसके अंदर में पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। आप इसको देख लीजिएगा वहां से। तो देखिए हम इसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं। तो आप ये पाइएगा कि जो ये साइड है, वेस्ट साइड है, ये काफी चौड़ा है। ये जो वेस्टर्न साइड है ये ज्यादा चौड़ा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड, क्योंकि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ऊपर तक आती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऊपर तक आती है और यहाँ पर बहुत सकरा रास्ता है। यानी हम इससे सिर्फ इतना समझाना चाह रहे थे कि जो एवरेज विड्थ है वो तो 150 से 300 किलोमीटर है, याद नहीं रखना है। लेकिन दे आर वाइडेस्ट इन द वेस्ट वेयर देयर विड्थ गोज अप टू 500, ये याद रखना है आपको कि वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। जो पश्चिम एरिया है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का प्लेन है जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं, वो दे आर वाइडेस्ट इन द वेस्ट, वो वेस्ट यानी पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई है उसकी। लेकिन ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रहता है। आपको डाटा नहीं याद रखना है, आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो ग्रेट प्लेन है वो वेस्ट में ज्यादा चौड़े हैं, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास। ईस्ट में कम चौड़ाई है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई ईस्ट में है। वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। एरिया ये लगभग कवर करती है 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर और ये लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन इन द वर्ल्ड है। ये आपको नहीं याद रखना है, दिस यू डोंट नीड टू रिमेंबर, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस ग्रेट northern plain of India, which is also known as Indo-Gangetic Brahmaputra plain, is the largest alluvial plain in the world. ये जितने भी दुनिया में ऐसे प्लेन है उसमें सबसे बड़ा है। कौन से स्टेट्स में ये एक्सटेंड करते हैं, ये देखिए ये पूरा दिया हुआ इंडो गंगेटिक प्लेन। ये देखिए ये मैप कितना अच्छा है, इसमें आप देख सकते हैं कि वेस्ट में इसकी चौड़ाई कितनी है, देखिए है ना, और ईस्ट में इसकी चौड़ाई इस तरफ कम हो गई है। ये तो बांग्लादेश का एरिया है, अगर हम आसाम में भी देखें तो बहुत सक्रिय है, लेकिन यहाँ वेस्ट में कितनी चौड़ाई है ना। तो यही है हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन। लेकिन हमने इसमें क्या बताया आपको कि ये जो जनरली डेजर्ट में आता है, ये डेजर्ट का पोर्शन है और ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है, गुजरात का एरिया है, इसलिए इसको अलग चैप्टर में डील किया गया है। इसको हमने कोस्टल प्लेन में पढ़ेंगे ये वाला एरिया, क्योंकि कोस्टल समुद्र के किनारे है, और जो ऊपर का एरिया है ये डेजर्ट का पोर्शन में पढ़ेंगे। लेकिन वो उसका जो ऊपर का फीचर है, ऊपर से देखने में प्लेन ही लगता है। आखिरकार आप डेजर्ट में जाइएगा तो आप कैसा लगेगा, वहां भी एलुवियल सोयल है, ऊपर में पूरा प्लेन है, ऊपर से एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी है, मतलब कि एकदम स्लोप बहुत कम रहता है। वहां भी हिल्स एंड माउंटेन्स बहुत कम मिलेंगे, सैंड ड्यून्स मिलेंगे, तो उसके कारण ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन दिखने में तो प्लेन जैसा ही है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको हम पढ़ रहे हैं अलग चैप्टर में, पर है ऊपर से प्लेन का ही फीचर। अंदर में जो उसके रॉक है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से मिलता जुलता है, वो हम उस चैप्टर में वहां पर डिस्कशन किए हैं इसके बारे में। तो देखिए अगर हम कहें इंडो गंगेटिक प्लेन कौन सा स्टेट में है, तो जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्लियरली स्टेटेड रहेगा वेदर वी नीड टू टेक राजस्थान पोर्शन और डेजर्ट पोर्शन इन इट और नॉट। तो आपको ये नहीं घबराना है, पहले हमें कॉन्सेप्ट बनानी चाहिए, फिर जब क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट बनाते समय बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही करने लगे तो दिक्कत होगी। हमने क्या कहा कि ये डेजर्ट का पोर्शन है और इसको हम 6 फिजियोग्राफिक में एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ये भी है, इसलिए हम उसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन में पढ़ते समय नहीं भी काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा हमने पढ़ा, लेकिन ऊपर से ये कैसा दिखता है, एकदम प्लेन जैसा दिखता है। ये कॉन्सेप्ट हम दिमाग में बैठा लेंगे। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, जब इसका हम पार्ट 2 में क्वेश्चन बनाएंगे तो आप वहां पर देखिएगा कि क्या आपको इससे कुछ समस्या भी आती है। जैसे अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन आएगा इंडो गंगेटिक प्लेन, तो हम उसमें राजस्थान को
इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ रहेगा। जनरली क्वेश्चंस आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, जनरली क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिससे बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि जो थार डेजर्ट है वो भी प्लेन का हिस्सा है, पर उसको हम एक अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं, और आज के चैप्टर में हम उसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने उसके लिए पहले ही पढ़ लिया है। तो ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, अगर राजस्थान इंक्लूड करते हैं तो राजस्थान का भी पोर्शन इसमें आएगा, ठीक है। हरियाणा का पोर्शन इसमें आएगा, और हरियाणा से पहले ही क्या आएगा, पंजाब आएगा। फिर कौन आएगा, दिल्ली भी पूरा इसी में आएगा, आएगा ना जी। यूपी आएगा, फिर बिहार आएगा, है ना, वेस्ट बंगाल आएगा, असम आएगा। तो कम से कम अगर कहीं क्वेश्चन रहता है कि विच ऑल स्टेट्स कम अंडर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, तो कुछ स्टेट तो जानना चाहिए। ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये यूपी है, गंगेटिक प्लेन जिसे बोलते हैं, ये बिहार का ही गंगा प्लेन है, ये वेस्ट बंगाल है, और बांग्लादेश तो इधर है ही, ये असम का रीजन है। सो ये सब स्टेट्स मिलकर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं। अब थोड़ा बहुत कहीं पर अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू अंदर धसा हुआ है तो हो सकता है ये ग्रेट प्लेन एमपी में भी चला गया हो, कौन सी बड़ी बात है, समझे कि नहीं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मेनली रूप से दिस ग्रेट प्लेन एक्सटेंड टू दीज स्टेट्स। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि कौन सा स्टेट में, पर एक रफ लोकेशन के लिए हमने आपको ये बताया। देखिए, प्लेन्स ऑफ इंडिया स्प्रेड ओवर द स्टेट्स कौन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। पार्ट्स ऑफ झारखंड क्यों लिखा, क्योंकि कहीं पर छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर नहीं है, जैसे इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, जगह है गोंडा या साहेबगंज जहां से गंगा गुजरती है, तो गंगा के आसपास का रीजन प्लेन एरिया में रहेगा, इसलिए पार्ट्स ऑफ झारखंड भी दिया है, राजस्थान भी दिया। ठीक, इसका जो ये प्लेन है, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी। इसका मतलब होता है कि एकदम हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से प्लेन है, एकदम समतल है, कोई उच्चावच नहीं है, ऊंचाई गहराई बहुत कम है, इसलिए एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन। इस प्लेन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एवरेज एलिवेशन जो है वो 200 मीटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एवरेज एलिवेशन क्या है, पूरा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन का 200 मीटर। हम बिहार प्लेन का बात नहीं कर रहे हैं जिसका एवरेज एलिवेशन कम रहेगा, 53 मीटर ही रहेगा, क्योंकि बिहार लोअर एरिया में बसा हुआ है, समुद्र से नजदीक है। लेकिन पूरा अगर ग्रेट प्लेन्स की बात करें तो ये 200 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। एवरेज एलिवेशन मतलब जो सी लेवल है, जो समुद्र की स्थल है, उससे इसकी जो एवरेज हाइट है, मान लीजिए ये अगर ग्रेट प्लेन से, तो ये एवरेज हाइट कितनी है, 200 मीटर। और हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो है अंबाला के पास, इसे अंबाला रिज कहते हैं। जो अंबाला जगह है, जैसे मान लीजिए जो अंबाला है, अंबाला कहाँ है, पंजाब में अंबाला है। तो ये अंबाला के पास एक रिज के जैसा है, रिज मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हाइट उठा हुआ है अंबाला के पास, और ये यहाँ पर इसकी हाइट कितना है, 273 मीटर। एवरेज हाइट कितना है, 200 मीटर। पर अंबाला के पास इस ग्रेट प्लेन का थोड़ा सा हाइट ज्यादा है, 273 मीटर्स के आसपास है, इसलिए इसको अंबाला रिज भी कहते हैं, अंबाला रिज भी कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसके इस तरफ इंडस की सारी नदियां हैं, इसके जस्ट वेस्ट में सतलज रिवर है, और सतलज रिवर के वेस्ट में सब इंडस की नदियां हैं, यानी इंडस की ट्रिब्यूटरी है इंक्लूडिंग सतलज। और इसके ईस्ट में इसके इस तरफ यमुना है और गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि जो अंबाला रिज है, इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड, ये वाटर को डिवाइड कर रही है। इस तरफ की नदियां इंडस में जाके मिलती है, इस तरफ की नदियां गंगा में जाके मिलती है। यानी यहाँ पर अगर ड्रॉप कोई बारिश होती है तो वो इधर आएगी गंगा की तरफ, इस तरफ बारिश होती है तो इंडस की तरफ जाएगी, इसलिए ये एक वाटर शेड की तरह काम करती है। और ये हाइट इसका सबसे ज्यादा है पूरा नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स में। तो एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का एक फीचर है, और 200 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन है, 281 मीटर इसकी हाईएस्ट एलिवेशन है जो अंबाला के पास है, और इसलिए अंबाला रिज इज कंसिडर्ड एज वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर। एवरेज जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में कि इसकी कितनी डिग्री एंगल बना रहा है, ये थीटा पढ़ा होगा ना। तो ये जो एवरेज स्लोप है, जिस गति से ये घट रही है, देखिए बीच में क्या था, अंबाला रिज, उसके इस तरफ भी ये घटती है हाइट कम, और इस तरफ भी ये हाइट कम होती है, इसलिए यहाँ से फ्लो करने वाली नदियां जैसे गंगा एक्सेट्रा, ये आके कहाँ मिलेगी, ये आके बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो यही जो स्लोप बोल रहा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल से ये नीचे जा रहा है, वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर है
पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में जाने पर इतना हाइट की कमी आएगा। उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप बाकी बात को याद रखेंगे। एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एलिवेशन कितनी है, 200 मीटर, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट कितनी है, 281 मीटर, इंपॉर्टेंट है। कहां पर है, अंबाला के पास है, इसलिए अंबाला रिज कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस रिवर। सोयल कवर कैसा है, तो पूरा ये कैसा सोयल है, ये एलुवियल सोयल है। द रिवर्स जो नॉर्दर्न माउंटेन से आती है वो बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है। क्यों सेडिमेंट्स लाती है, क्योंकि हिमालय से आते समय वो पर्वतों को तोड़कर काटकर छोटे छोटे टुकड़े में लाकर और ये डिपॉजिट कर देती है ओवर दीज प्लेन्स। दस दीज प्लेन्स हैव ए रिच एंड फर्टाइल सोयल कवर। और ये सोयल चेंज भी होते रहते हैं समय के साथ। इसमें भी आगे देखेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो और चीजों को हम समझेंगे, पर यहाँ पर सोयल एलुवियल सोयल है। पूरा जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है दिस इज एलुवियल सोयल। तो जब हम एलुवियल सोयल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो बार बार इसका जिक्र आएगा, इस चैप्टर का जिक्र आएगा कि एलुवियल सोयल। अगर आपसे अब भी पूछ दे कि एलुवियल सोयल कहाँ प्रेजेंट है, तो आपने बता सकते हैं पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, असम में है, बांग्लादेश में है, इवन इवन इन राजस्थान है, जहां पर बहुत ज्यादा बालू नहीं है, तो बाकी तो एलुवियल सोयल है। बालू है तो उसको थोड़ा सा सैंडी सोयल्स बोल सकते हैं, क्योंकि सैंड्स मौजूद है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसके, तो इतना तो बता ही सकते हैं। तो ये एलुवियल सोयल है। देखिए फॉर्मेशन कैसे हुआ इंडो गंगेटिक प्लेन का, तो इसके लिए हमने पहले ही बताया है, तो हम यहाँ पर नहीं बताते हैं। यहाँ आप उस लेक्चर को, फर्स्ट पार्ट को, इसको आप देखिएगा, वहां समझ में आएगा। हम इसी को काट के वहां लगा देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं रीजनल डिवीजन जो है इंडो गंगेटिक प्लेन का, जो रीजनल डिवीजन है इसको पढ़ते हैं। रीजनल डिवीजन मतलब कैसे अलग अलग रीजन की अलग अलग खासियत है। जैसे देखिए अब इसमें भी दो चीज रहेगी। अगर इसमें कोई कहीं किताब में बहुत सारा इमेज में ये राजस्थान का भी पोर्शन इंक्लूड रहेगा तो एक बढ़ जाएगा, एक यहाँ पर छठा में क्या आ जाएगा, राजस्थान प्लेन आ जाएगा। पर हमने क्या बोला, हमने ऐसे इमेज को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज वी हैव टेकन ए सेपरेट लेक्चर ऑन राजस्थान प्लेन। अब आप समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो रेस्ट है उसको हम पढ़ते हैं। तो रीजनल डिवीजन मतलब कि ये जो हमने स्टेट वाइज पढ़ा उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बोल रहा है कि रीजनली इंडो गंगेटिक प्लेन को हम तीन मेजर डिवीजन में बांट सकते हैं। एक है पंजाब हरियाणा प्लेन, क्योंकि पंजाब हरियाणा को सेपरेट पढ़ने से फायदा नहीं है, दोनों का फीचर समान रहेगा, चाहे पंजाब में जो बात होगी वही हरियाणा में भी समान, लगभग लगभग समान बात होगी, इसलिए अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला जो प्लेन है वो है पंजाब हरियाणा प्लेन। जो दूसरा प्लेन है वो है गंगा प्लेन, यानी गंगा रिवर की प्लेन, जहां जहां से गंगा गुजरती है उसकी प्लेन। और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। अब ये जो गंगा प्लेन है इसी को यहाँ देखिए क्लासिफाई किया है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, और पंजाब हरियाणा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। तो ये आपको रटना नहीं है कि तीन ही डिवीजन क्यों है। आप जब अलग किताब पढ़िएगा, किताब लिखने वाला राइटर किस सोच के साथ है, आपको बहुत सारा क्लासिफिकेशन मिल सकता है। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इट इज क्लासिफाइड इनटू राजस्थान प्लेन, और पूरा थार डेजर्ट की चर्चा यही कर दे जो हमने नहीं किया है। तो ये दूसरा हम कह सकते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन, क्योंकि सिमिलर है। आखिरकार राजस्थान प्लेन पंजाब हरियाणा प्लेन से अलग है, इसलिए इसको अलग रखना पड़ेगा। तीसरा हम कह सकते हैं अपर गंगा प्लेन, यानी जब गंगा रिवर ऊपर में ही रहती है, जो वेस्टर्न यूपी है उस रीजन को अपर गंगा प्लेन कह दिए। फिर जो ईस्टर्न यूपी और थोड़ा बहुत बिहार का हिस्सा है उसको हमने मिडिल गंगा प्लेन कह दिया, मिडिल गंगा प्लेन। और जो वेस्ट बंगाल का मेन रूप से रीजन है उसको हमने लोअर गंगा प्लेन कह दिया, लोअर गंगा प्लेन कह दिया। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको हमने ब्रह्मपुत्रा प्लेन कह दिया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें यह पूछा जाए कि द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज रीजनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? नहीं पूछा जा सकता है। हो सकता है कोई इसको सिर्फ गंगा प्लेन बोले। अभी देखेंगे कि अपर गंगा प्लेन में भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। जो वेस्टर्न यूपी का पोर्शन है, जो ये वेस्टर्न यूपी का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वेस्टर्न यूपी का पोर्शन, इसको हम लोग अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रोहिला खंड इधर ही है तो कोई कह सकता है रोहिला खंड प्लेन लिख सकता है। जैसे बिहार में अगर हम बिहार के रहने वाले हम लोग हैं तो हम कह सकते हैं बिहार के ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, मिथिला प्लेन्स बोलते हैं, तो कोई मिथिला प्लेन्स भी इसमें लिख सकता है। नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, मगध प्लेन्स बोलते हैं, तो कोई मगध भी लिख सकता है। सो
ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितना प्लेन है, पर हमें ओवरऑल एक फीचर्स मालूम होना चाहिए कि पंजाब हरियाणा में जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है उसकी क्या फीचर्स है, उसकी क्या कहानी है, जो उत्तर प्रदेश में है उसकी क्या कहानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए देखिए अभी दूसरा फोटो अगर दूसरा लेते हैं तो यहाँ पर राजस्थान को भी इंक्लूड किया है ना, तो वही हम बता रहे हैं कि ये राइटर पर डिपेंड करता है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, यहाँ पर अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। सॉरी थोड़ा सा और इसको, आ, ये अपर गंगा प्लेन जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और दिल्ली का रीजन है, ये अपर गंगा प्लेन। ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा बिहार का रीजन, ये मिडिल गंगा प्लेन या मैक्सिमम बिहार का रीजन। और जो वेस्ट बंगाल का एरिया है इसको हम लोअर गंगा प्लेन कह सकते हैं, और इस तरफ ब्रह्मपुत्र या आसाम प्लेन तो है ही। एक एक करके पढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एक बार गो थ्रू कर जाते हैं। पहला है पंजाब हरियाणा प्लेन। ठीक है, ये कहां लाई करता है, लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ राजस्थान प्लेन। अब ये सब क्या बताना है, राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में है, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। एंटायर प्लेन एक्सटेंड्स टू द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा। नाम ही है पंजाब हरियाणा प्लेन, तो कहां रहेगा, पंजाब हरियाणा में। अब इसका डायरेक्शन क्या बताएगा ये, आप देखिए पंजाब हरियाणा का ओरिएंटेशन इस तरह से है कि लगेगा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, ये देखिए इस तरह से। ये सब क्वेश्चन भी नहीं बनता है। ये द प्लेन स्लोली स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। अब हम जानते हैं कि ये पंजाब हरियाणा में जो नदियां बहती है वो जनरली इस तरफ जाती है, सतलज रिवर अगर आपने कभी पढ़ा होगा, हम तो पढ़ाएंगे ही। तो सतलज रिवर किस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है, तो ये कह सकते हैं साउथ वेस्ट, इसी को कहते हैं ना। ये देखिए ये है वेस्ट, ये है साउथ, तो मिडिल को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। तो ये इस तरफ ही तो एक्सटेंड कर रही है ना इसका सतलज रिवर, इसलिए कहा है प्लेन स्लोप्स जेंटली टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। हिंस द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। इस तरफ ही रिवर जाती है। कितना इजी बात है कि पंजाब हरियाणा प्लेन पंजाब हरियाणा में है, ये राजस्थान प्लेन के नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाना है तो आप कह सकते हैं गंगा प्लेन का वेस्ट में है, आप कह सकते हैं पंजाब के या पाकिस्तान के ईस्ट में है, समझ रहे। या आप ये भी कह सकते हैं कि हिमालय जो जम्मू कश्मीर में है उसके साउथ में है। आप कैसे भी क्लासिफाई करें, डिफाइन करें, क्या फर्क पड़ता है। इसका एड्रेस ही तो देना है, तो एड्रेस तो चारों तरफ से दिया जा सकता है ना, इन्होंने तो एक ही तरफ से दिया है। द प्लेन इज पोरस एंड हेंस वी कैन कलेक्ट वाटर थ्रू बोरवेल्स। ये जो पूरा प्लेन है नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन, ये किससे बना हुआ है, हमने बताया कि ये ऊपर में तो माउंटेन रीजन है, ऊपर में तो हिल्स है, इस तरफ प्लेट्यू है, और जो अंदर है, जो रॉक्स था, जो प्लेट था वो अंदर है। ये यहाँ पर प्लेन बना है कैसे, तो रिवर्स आई और छोटे छोटे मिट्टी से ये पूरा डिपॉजिट्स को जमा कर दी, कहां पर, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, इस सब रीजन में छोटे छोटे मिट्टियों से जमा कर दी। अब बताइए अगर मिट्टी में हम पानी देते हैं तो क्या वो पानी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर पानी नीचे जाता है इसका मतलब बारिश होती है अगर, या नदियां जब आती है गंगा रिवर, तो उसकी पानी भी इसके नीचे जाएगा, प्लेन के नीचे जाएगा, प्लेन के नीचे जाएगा। और प्लेन के नीचे जाने से ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा ये पानी। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या बोल रहा है कि द प्लेन इज पोरस। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा प्लेन की बात नहीं हो रही है, हमारे तरफ भी जिसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहते हैं, आ, पानी क्या होता है अपने आप फिल्टर होके नीचे चली जाती है और नीचे जमा रहती है, उसको हम चापाकल, जिसको बिहार में चापाकल यूज करते हैं, बोरिंग यूज करते हैं, बोरवेल्स यूज करते हैं, इस इन सब मेथड से हम पानी को निकाल सकते हैं। ये सिर्फ इस एरिया की नहीं, पूरा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का खासियत है। अब आप बताइए कि अगर आप कश्मीर जाते हैं, वहां नीचे क्या है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, रॉक्स है, तो आप वहां पर क्या बोरिंग कर सकते हैं, क्या वहां पर आप चापाकल बना सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर आप पाइप देना होगा तो पहले तो नीचे कहाँ जाइएगा, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, कितना कोड़िएगा, और नीचे पानी कहाँ से आएगा। सो इट वुड बी डिफिकल्ट ऑल्दो नॉट इम्पॉसिबल। जैसा कि आपने अगर कभी सेल गैस का नाम सुना होगा, तो वो पहाड़ों के बीच में ही मिलता है, पत्थरों के बीच में भी मिलता है, पर वो अलग दिन का टॉपिक है। द पार्ट ऑफ दिस प्लेन नियर द रिवर बैंक्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू एलुवियम इज कॉल्ड बेट। क्या बोल रहा है, जो रिवर बैंक है, मान लीजिए ये नदी है, और नदी के किनारे जो मिट्टी जमा होगी, ये मान लीजिए नदी का वाटर फ्लो कर रही है, नदी के किनारे जो मिट्टी जमा होगी ये मान लीजिए
तो द पार्ट ऑफ प्लेन नियर द रिवर बैंक्स, जो रिवर बैंक्स जो नदी के किनारे है, उस वो जो पार्ट है ये प्लेन का, वो यहाँ नया एलुवियम डिपॉजिट हुआ है, क्योंकि ये रिवर अपने साथ क्या लाएगी, डिपॉजिट्स लाएगी, पानी के साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाएगी, पत्थरों को काट कर लाएगी और धीरे धीरे वो ये अपने किनारे जमा कर देगी मानसून के सीजन में स्पेशली। अब अगर ये जमा की तो ये जो मिट्टी है ये अलग है, क्योंकि ये नदी के किनारे है, यहाँ मिट्टी जमा हो गया। ये नदी से बहुत दूर, यहाँ पर तो पुराना मिट्टी है ना, ये क्या है, ओल्ड एलुवियम है। ये क्या है, नया एलुवियम है, ये तो नया नया मिट्टी जमा हुआ है ना। क्यों, क्योंकि ये नदी के किनारे है। तो ये जो नया मिट्टी है इसी को बेट बोलते हैं। कहाँ, पंजाब हरियाणा प्लेन में जो रिवर के किनारे नई एलुवियम है उसे बेट कहते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि हर एक जगह इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि बिहार में इसको बेट नहीं, बिहार में इसको अलग नाम दिया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे फिर जियोग्राफिक डिवीजन में इसे ही कुछ और नाम दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी वो सब शब्द का इस्तेमाल कंफ्यूजन कम करने के लिए नहीं करना चाहते, पर आप समझे होंगे क्या बताना चाह रहे बेट से, कि नदियां के किनारे जो नया एलुवियम है, जो रिवर्स मिट्टी लाके जमा की है, जो नया मिट्टी है उसे बेट कहते हैं पंजाब हरियाणा में। द फुटहिल रीजन्स ऑफ द प्लेन मेड अप ऑफ लार्ज बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले आर नोन एज भावर प्लेन। अच्छा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इसको नहीं देखना है। जो भावर रीजन है वो चाहे पंजाब हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, सभी का एक फीचर है और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। इन हरियाणा इट इज बाउंडेड इन द ईस्ट बाय यमुना रिवर। अभी देखा कि पंजाब हरियाणा किधर है, वेस्ट साइड है, यहीं से यमुना रिवर निकलती है उत्तराखंड से, और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर होते हुए ये चली जाती है कहाँ, यूपी में। तो यही प्लेन की तो हमने स्टडी कर रहा है ना। अगर इस प्लेन को पढ़ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं कि दिस प्लेन इज बॉर्डर्ड इन द ईस्ट बाय यमुना रिवर, यानी यही प्लेन को ईस्ट में यमुना रिवर बॉर्डर बनाती है। यमुना रिवर के वेस्ट में हम कहेंगे हरियाणा पंजाब प्लेन, और दिल्ली भी थोड़ा सा इसका इस तरफ ही है, ज्यादा पोर्शन, थ्री थ्री पोर्शन इधर ही है, एक पोर्शन इधर भी है जिसको यमुना पार कहते हैं, है ना। तो मेनली रूप से दिल्ली भी इस तरफ ही लाई करती है। तो ये पूरा एरिया किधर है, हरियाणा यमुना के वेस्ट में है। द पंजाब पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ 5 रिवर्स। अब देखिए जो पंजाब पार्ट है, पंजाब पार्ट वो एलुवियल डिपॉजिट्स 5 नदियों से के एलुवियल डिपॉजिट से बनी है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, ये 5 नदियां के डिपॉजिट से बनती है पंजाब रिवर। देखिए थोड़ा हम यहाँ पर पंजाब का विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। विस्तृत मतलब 10-15 मिनट, थोड़ा 10 मिनट का टाइम हमें चाहिए होगा पंजाब को जिक्र करने के लिए, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद हम गंगा प्लेन में चलेंगे, ठीक है। ये पंजाब का हम बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस बात को हम कहीं और दूसरे लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको यहाँ इंक्लूड किया है, ठीक है। इसमें ये समझना चाहिए कि जो वर्ड ए बी होता है, जैसे पंजाब में है ना, पंजाब में ए बी है, तो ये जो ए बी वर्ड है इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ये ए बी का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। जैसे एक वर्ड आपने और सुना होगा द्वाब, तो द्वाब का मतलब होता है, दो मतलब हुआ टू, और ए बी मतलब हुआ लैंड बिटवीन दीज टू रिवर्स। जैसे ये गंगा रिवर है, इसमें अगर यमुना जाके मिलती है तो इसके बीच के भूमि को हम गंगा यमुना द्वाब कह सकते हैं। तो द्वाब मतलब हुआ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यहाँ पंजाब है, पंज मतलब होता है 5 और ए बी मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो यहाँ 5 नदियां हैं और उन्हीं नदियों के बीच की जो भूमि है उसे पंजाब कहते हैं। देखिए ये रिवर सतलज है, यहाँ पर ये सतलज रिवर है, सबसे पहला हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ये देखिए ब्यास रिवर है, ये रावी रिवर है, ये पंजाब रिवर है, ये सॉरी चिनाब रिवर है, ये झेलम रिवर है। ये पांचों नदियां हमारे पंजाब में फ्लो करती है, इसलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। यानी पंजाब इज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और यहाँ पर 5 द्वाब भी है। तो ये जो ब्यास और सतलज के बीच की जो एरिया है, ब्यास और सतलज जो रिवर है इसके बीच में जो भूमि है, ब्यास और सतलज के बीच में, इसे सब्र कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ब्यास और सतलज को बिस्ट, सब्र भी बहुत जगह रहता है, और इसे बिस्ट जालंधर द्वाब भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बिस्ट
बिस्ट मतलब बी से ब्यास और सतलज का एसटी लिया गया है, तो बिस्ट जालंधर दोआब कहते हैं। याद रखना है कि ब्यास और सतलज का जो है इसे क्या कहेंगे, बिस्ट दोआब कहेंगे। बहुत जगह सब्र भी लिखा हुआ रह सकता है, या बिस्ट या फिर बिस्ट जालंधर दोआब, बिस्ट जालंधर दोआब, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इस भूमि को ये कहते हैं। दूसरा देखिए, ये ब्यास रिवर हो गया, तो यहाँ पर जो है ब्यास और रावी के बीच में जो है, ये ब्यास और रावी के बीच में जो है, इसे हम लोग बारी कहते हैं। ब्यास का बी ए लिए और रावी का आर आई लिए, तो ये हो गया बारी दोआब। ये फिर रावी और चिनाब के बीच में जो भूमि है ये भी दोआब रहेगा, तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रचना दोआब। आर ए से हुआ रावी और चिनाब का रचना हुआ, रचना, चिनाब का सी एच एन ए और रावी का ये लिए। फिर चिनाब और झेलम है, इसके बीच की भूमि को हम लोग छज दोआब बोलते हैं। सी एच से चिनाब और झेलम का लिए तो छज दोआब बोलते हैं। इस तरह से आपको 5 दोआब याद रखना है। और एक है सिंध सागर दोआब, जो झेलम, एक बार हम इसका ड्राइंग बना के फिर से देखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए यही इसी में बनाते हैं। ये जो है ब्यास और सतलज, इसके बीच की भूमि को क्या कहते हैं, इसके बीच की भूमि को हमने कहा बिस्त दोआब, बिस्त जालंधर दोआब भी कहा। ब्यास और रावी की जो भूमि है, इसके बीच में जो भूमि है ब्यास और रावी के बीच में, इसे क्या कहा, इसमें हमने बारी दोआब कहा। ठीक है। चिनाब और रावी के बीच में जो है इसे हम क्या कहे, रचना दोआब कहे, रचना दोआब। और झेलम और चिनाब के बीच में जो भूमि है इसे छज दोआब कहे, छज दोआब। और झेलम और चिनाब एक तरफ और इंडस जो है इसे ही हम सिंध सागर दोआब कहते हैं। ये सब बहुत बड़ा दोआब है, इसे सिंध सागर दोआब कहते हैं। तो पहला चीज आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन मेंस में पूछे इसकी तो कम संभावना है, जनरली ये प्री में पूछा जाएगा। तो प्री में आप कोई भी अगर पूछ दिया कि बिस्ट दोआब क्या है, तो इसमें बी से ब्यास है, एस टी सतलज है। बारी दोआब क्या है, तो ये ब्यास है और रावी है। सिंध सागर आपको याद रखना है कि झेलम चिनाब एक तरफ और बीच में इस तरफ इंडस रिवर। छज पूछ दिया तो सीएच से चिनाब हो गया और झेलम हो गया। रचना पूछ दिया तो रावी और चिनाब हो गया। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यानी कि जो पंजाब है ये 5 दोआब से बना हुआ है, क्योंकि वहां पर 5 रिवर फ्लो करती है, उसके बीच की भूमि को हम लोग दोआब कहते हैं। एक रिवर कौन है, एक रिवर उसमें सतलज है, फिर इसी से ब्यास मिलती है, रावी है और ऊपर में झेलम और साथ में चिनाब है, इसी का जिक्र हुआ है। तो जो सतलज है और जो ब्यास है इसके बीच का क्या हमने बोला, इसको हमने बोला बिस्ट दोआब। बिस्ट नाम ही से पता चल रहा है ना, ब्यास और एस से सतलज वाला है। फिर रावी और ब्यास को हमने क्या बोला, क्या बोला इसको हमने, बारी दोआब, बारी, बी से ब्यास और बारी। फिर रावी और चिनाब के बीच को क्या बोला हमने, रचना दोआब, रचना दोआब। और झेलम और चिनाब को क्या बोला, छज दोआब, छज दोआब। तो इस तरह से ये पंजाब रीजन में आता है। और सिंध सागर दोआब है। ये पंजाब बेसिकली भारत का पंजाब तो है ही, साथ में ये पंजाब देखिए, ये भारत का पंजाब तो है ही, साथ में जो पाकिस्तान में पंजाब था उसको भी पंजाब ही कहते थे। तो उस सेंस में ये जो पूरा पंजाब का एरिया है इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर मेड अप ऑफ 5 दोआब्स, या बल्कि सिंध सागर को भी जोड़ दें तो 6 दोआब। यहाँ एक दोआब हुआ बिस्ट दोआब, दूसरा ये हुआ बारी दोआब, तीसरा ये हुआ रचना दोआब, चौथा ये हुआ छज दोआब और ये 5 हुआ सिंध सागर दोआब। तो 5 दोआब यहाँ पर है, यही कारण इसका नाम क्या है, पंजाब है। पांचों दोआब का आप नाम लिख लीजिएगा। हम एक बार फिर से लिख देते हैं। पहला क्या था, पहला था बिस्ट दोआब, बिटवीन ब्यास एंड सतलज, आपको पूरा लिख लेना है। दूसरा क्या था, दूसरा है बारी दोआब, बिटवीन ब्यास एंड रावी, आपको लिख लेना है। तीसरा है रचना दोआब, बिटवीन रावी एंड चिनाब, रचना दोआब। चौथा क्या है, छज दोआब, बिटवीन झेलम एंड चिनाब। और पचमा क्या है, सिंध सागर दोआब। एक तरफ झेलम चिनाब है और दूसरा तरफ इंडस है। आप याद रखिएगा इंडस को सिंधु बोलते हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु सागर दोआब है। दिस 5 दोआब मेक्स द होल ऑफ पंजाब, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये बिस्ट दोआब है ना, ये बारी दोआब है, ये रचना दोआब है, ये छज दोआब भी रहता है, JECH भी लिख देता है। अगर झेलम पहले लिखे CH पाथ में लिखे तो JECH, ऐसे मोस्ट फेमसली इट इज नोन एज छज दोआब। और यहाँ सिंध सागर दोआब है। ठीक है, देखिए यहाँ बिस्ट दोआब है, यहाँ बारी दोआब है,
रचना दोआब है, छज दोआब है, सिंध सागर दोआब है। हमने बहुत सारा फोटो इंक्लूड किया ताकि आपको याद हो सके। हरियाणा प्लेन में ही वेटलैंड से, क्या था ये वेटलैंड, अभी ऊपर पढ़ा था कि रिवर के किनारे जो न्यू एलुवियम है, वही न्यू एलुवियम को खादर बोलते हैं। तो जो खादर रिच फ्लड प्लेन से, जहां फर्टाइल सोइल्स एनुअली आता है, हर एक साल बारिश के समय रिवर अपने साथ, जो ये पांचों नदियां हमने पढ़ी, ये सब नदियां अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लाते हैं, वो जमा करते हैं हर एक साल, उसे ही वेटलैंड्स बोलते हैं हरियाणा और पंजाब में। बाकी आगे खादर के बारे में चर्चा होगी। एक और वर्ड आप इस रीजन का याद रख सकते हैं, वो है कोस, CHOS। देखिए यहाँ पर शिवालिक रेंज है, पंजाब के जस्ट ऊपर शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज से बरसात के दिनों में छोटी छोटी नदियां नीचे आती है, छोटी छोटी नदियां पंजाब के नॉर्दर्न प्लेन्स में नीचे आती है। इसे ये जो सीजनल स्ट्रीम्स है, ये जो सीजनल स्ट्रीम्स है, सिर्फ बारिश के समय में ये नदियां आती है, इसे ही कोस बोलते हैं। तो कोस क्या है, ये कोस है न्यूमरस सीजनल स्ट्रीम्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन, स्पेसिफिकली नियर द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है, इसके जस्ट फुटहिल्स पर, इसके जस्ट नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सीजनल नदियां फ्लो करती है, उसे हम लोग कोस कहते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला पढ़ते हैं, गंगा प्लेन। कौन पढ़ना है, गंगा प्लेन। हमने ये पंजाब हरियाणा प्लेन पढ़ लिया, अब हम ये गंगा प्लेन पढ़ेंगे। तो गंगा यमुना के द्वारा और उसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, उस सब के द्वारा बनाया गया जो प्लेन है, उसे गंगा प्लेन कहते हैं। यहाँ देखिए जो वेस्टर्न यूपी है, इसे अपर गंगा प्लेन दिखाया गया है। जो ईस्टर्न यूपी और जो बिहार का रीजन है, इसे मिडिल गंगा प्लेन बताया गया। और जो ये रीजन है, यानी कि वेस्ट बंगाल का रीजन है, इसे लोअर गंगा प्लेन बताया गया है। लोअर क्यों बताया गया है, क्योंकि जो गंगा है ये ऊपर से इस तरफ नीचे की ओर आती है, क्योंकि गंगा इस तरफ स्लोप ज्यादा है, तभी तो गंगा इस तरफ समुद्र से जाके मिल रही है ना। तो इसलिए इसको ये लोअर, इसका जो हाइट है कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। ठीक, ये लार्जेस्ट यूनिट है इंडो गंगेटिक प्लेन का। देख सकते हैं हरियाणा पंजाब प्लेन छोटी है, राजस्थान प्लेन को भी इंक्लूड करें तो छोटी है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी छोटा है, लोअर गंगा प्लेन बड़ा है। ये प्लेन मेनली रूप से गंगा का ट्रिब्यूटरी के द्वारा बना है। अब गंगा का ट्रिब्यूटरी ऊपर से भी आती है, जिसे हिमालयन ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और नीचे से भी आती है, जिसे पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो दोनों ट्रिब्यूटरी से ये बनती है। कहां से कहां एक्सटेंड करती है, दिल्ली टू कलकत्ता। दिल्ली क्यों, क्योंकि जो यमुना रिवर है उसका मैक्सिमम पार्ट तो इस तरफ है, हरियाणा पंजाब में हालांकि हमने इंक्लूड नहीं किया, तो इसको गंगा में ही रखेंगे, क्योंकि यमुना किससे जाके मिलती है, यमुना गंगा से जाके मिलती है। तो यमुना के आसपास की भूमि भी किस में आएगी, गंगा प्लेन में आएगी। और दूसरी बात ये कि दिल्ली का थोड़ा सा पोर्शन यमुना के ईस्टर्न साइड में भी है। पर मेन क्या बात है कि ये सब जो एरिया जो यमुना के किनारे हो और गंगा के किनारे हो, ये सब भी गंगा प्लेन में काउंट होगा, बिकॉज यमुना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी थी, इंडस की, इसलिए सतलज का वेस्ट में जितना भी एरिया था वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, उसको हमने उस तरफ पंजाब हरियाणा प्लेन में पढ़ा। हरियाणा उधर हो गया तो दिल्ली को इधर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, थोड़ा बहुत झारखंड में, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं। द जनरल स्लोप, इस इंटायर प्लेन का जनरल स्लोप क्या रहेगा, इस तरफ से इस तरफ नदियां फ्लो कर रही है ऐसा, तो ये ईस्ट है या साउथ ईस्ट कह सकते हैं, ये साउथ, ये ईस्ट, मिडिल से जा रही है तो साउथ ईस्ट, इस तरह से है ना। इसको भी डिवाइड किया गया है पहले किस में, अपर गंगा प्लेन में। अपर गंगा प्लेन का किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में, इसलिए वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इसका बाउंड्री नॉर्थ में क्या रहेगा, शिवालिक, पेनिनसुला, साउथ में क्या रहेगा, पेनिनसुला। यमुना रिवर किधर है, वेस्ट में, और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ सिक्योर है। ये जो गंगा प्लेन है, ये यमुना रिवर है, ये गंगा रिवर है ना। तो जो ये गंगा प्लेन है, ये जनरल रूप से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रीजन में है। अब इसका वेस्टर्न तो बोल दिया कि यमुना इसका लगभग लगभग बाउंड्री है, हालांकि ये भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कि यमुना से जस्ट इधर गए तो हम शुरू कर देंगे हरियाणा प्लेन, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी में नहीं होता। जैसे अगर हम पहाड़ पर से प्लेन पर जा रहे हैं तो धीरे धीरे कम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है यह बताना कि कहां से प्लेन शुरू हो रही है और कहां से माउंटेन शुरू हो रही है। आप समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं। और इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन में क्या है, ये अपर गंगा प्लेन है, ईस्टर्न में क्या शुरू होगा, मिडिल गंगा प्लेन शुरू होगा। तो कहां तक ईस्टर्न, कहां से मिडिल गंगा प्लेन शुरू हो रहा है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है।
इसलिए लिखा गया है कि इट्स ईस्टर्न बाउंड्री इज ऑब्सक्योर, मतलब नॉट सिक्योर्ड, मतलब फिक्स नहीं है कि हम यहीं से कहेंगे कि ये ईस्टर्न बाउंड्री है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बस जनरल में कि ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी को हम इंक्लूड करते हैं। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा गांव वो इस प्लेन में आएगा, अपर गंगा प्लेन में, और दूसरा गांव इधर आएगा, गांव में भी कहां से इस तरफ आएगा, उतना क्लियर बाउंड्री तो नहीं रहता है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल है ना, ये पॉलिटिकल वाला बाउंड्री तो है नहीं कि डिस्ट्रिक्ट और उस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। एवरेज ग्रेडियंट क्या है, 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, इस तरफ से इसका हाइट कम होता है, ये डाटा नहीं याद रखना है। इसका फीचर क्या है, इसमें बहुत सारा चीज बनती है, क्योंकि रिवर्स यहाँ पर क्या है, प्लेन एरिया है, तो रिवर्स धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी, इसलिए इससे फॉर्मेशन होता है ब्लफ्स एंड लेवीज। ब्लफ्स एंड लेवीज क्या है, नदी के किनारे जो हम ऊंचाई देखते हैं, यानी नदी के किनारे जो नदी का घाट होता है उसे ही ब्लफ्स एंड लेवीज कहते हैं। जब बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सब टर्म को हम डिटेल से वहां पढ़ेंगे, या फिर आप ज्योग्राफिकल टर्म नाम का हम एक चैप्टर लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कब, तो उसमें हम ये जितना भी ज्योग्राफी में टर्म्स होता है उसको इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। तो ब्लफ्स एंड लेवीज का सिंपल मतलब होता है नदी के किनारे, नदी ऐसा फ्लो करती है ना, तो नदी के किनारे तो एक ऊंचाई होती है, नदी का घाट, जैसे यमुना के घाट पर आप बैठ के यमुना को देख सकते हैं, सरयू का घाट बहुत फेमस है, गंगा घाट, तो ये जो ऊपर का मिट्टी का सेडिमेंटेशन हुआ है यही क्या कहलाता है, लेवीज या ब्लफ्स। रिवर मियंडर्स, रिवर इस तरह से मियंडर करती है क्योंकि यहाँ पर प्लेन, यहाँ पर जो प्लेन एरिया है यहाँ स्लोप उतना ज्यादा नहीं है, ओक्सबो लेक बनाती है, जैसे हमारी जो ओक्सबो लेक है बेगूसराय में, नाम बार बार हम भूल जाते हैं, बहुत ईजी है, आप जानते ही होंगे कि बेगूसराय में कौन सा ओक्सबो लेक है जो फेमस है, और रामसर का वेटलैंड रामसर साइट भी है, 2020 में मिला था, और उसके बाद नागिनक्टी को भी बिहार में मिला है, हाल फिलहाल में गोगाबिल को भी मिला है। तो वो जो ओक्सबो लेक है बहुत फेमस है, आप उसके बारे में जानते होंगे, हम नाम भूल गए हैं। तो ये जो रिवर मियंडर से ये भी इधर होता है ऐसे रिवर मियंडर, और रिवर मियंडर के कारण ही ओक्सबो लेक्स बनते हैं, यानी कि इस तरह से रिवर मियंडर करती है, कुछ दिन के बाद ये जो किनारा है इसमें मिल जाएगी, डायरेक्ट चली जाएगी, और ये जो पोर्शन है ये कट के रह जाएगी, इसे क्या कहते हैं, इसे ही ओक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ओक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फीचर देखने को मिल सकता है, बिहार में भी देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि बिहार में भी हम देखते हैं कि जो प्लेन है वो बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल है, स्लोप बहुत कम है, और एबंडेंट रिवर कोर्सेस भी मिल सकता है, यानी नदी कहीं और से पहले फ्लो करती थी, अब दूसरी जगह से फ्लो कर रही है, तो वो एबंडेंट रिवर कोर्स हो गई। मेजर यूनिट इसका क्या है, सबसे पहले गंगा यमुना द्वाब है, ये यमुना है, ये गंगा है, तो गंगा और यमुना के बीच की भूमि को क्या कहेंगे, ये गंगा यमुना द्वाब है। उसके जस्ट ईस्ट में यानी वेस्टर्न यूपी में ही रोहिलखंड प्लेन से, ये क्या है, रोहिलखंड प्लेन से, और जब ईस्ट में जाएंगे तो ये आएगा अवध प्लेन, क्या आएगा, अवध प्लेन, तो ये अवध प्लेन्स भी है, जहां पर श्री राम जी का जो अयोध्या रीजन है वो अवध प्लेन्स में आएगा, यानी वेस्ट जो ये हम पढ़ रहे हैं अपर गंगा प्लेन, इसमें यमुना गंगा द्वाब हुआ, यमुना गंगा द्वाब हुआ, फिर कौन हुआ, रोहिलखंड प्लेन्स हुआ जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा इसके बारे में, और इधर अवध प्लेन्स हुआ। ठीक, द मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन क्या है, इसके जैसे कि ये गंगा प्लेन अपर गंगा प्लेन है, तो इसके ईस्टर्न साइड में क्या रहेगा, मिडिल गंगा प्लेन, और वेस्ट बंगाल में क्या है, लोअर गंगा प्लेन। तो ये जो है ये कहाँ पर है, ये जो है ये मिडिल गंगा प्लेन, ये कहाँ था, ये वेस्टर्न यूपी में था, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, तो ये कहाँ, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन को हम कहते हैं ईस्टर्न यूपी, एंड बिहार के रीजन को हम क्या बोलते हैं, मिडिल गंगा प्लेन बोलते हैं। तो इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ अपर गंगा प्लेन, ये अपर गंगा प्लेन है, इसके ईस्ट में है, स्प्रेडिंग ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो ईस्टर्न यूपी और बिहार में है। इसका भी बाउंड्री ऊपर में क्या रहेगा, सेम फुट हिल्स यानी शिवालिक, नीचे पेनिनसुलर एज। ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री क्या रहेगा, वेस्टर्न बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री ऑब्सक्योर है, मतलब कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब को डिफाइन करना इन एग्जैक्ट टर्म इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इंपोर्टेंट फीचर इसका क्या है, जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर भी लो ग्रेडियंट है, यहाँ पर भी बहुत कम ग्रेडियंट है, स्लोप बहुत कम है, इसलिए रिवर्स यहाँ भी धीरे धीरे फ्लो करती है, बहुत धीरे हो जाती है यहाँ भी रिवर, क्योंकि स्लोप बहुत कम है,
इसके कारण। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, तो उसको वहां पर दूर किया जाएगा। देखिए अभी हमको याद आया, उसको क्या बोलते हैं, कवरताल लेक, जो इतना फेमस है, कवरताल लेक, है ना, कवरताल लेक। ये जो पूरा एशिया है उसमें सबसे बड़ा गोखुर लेक या ओक्सबो लेक है, और इसे रामसर साइट भी 2020 में मिला हुआ है। इसके बाद नागिनक्टी जो जमुई में है उसे मिला है, और बाद में गोगाबिल को भी मिला है। ये सब भी आपको जानकारी रखना चाहिए, जो हम बिहार के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्लैट लैंड है, इसके कारण स्लगिश है, रिवर धीरे धीरे जाती है, इसलिए इस एरिया में भी लेवीज और ब्लफ्स है, यानी वही जो रिवर के किनारे घाट बनी है, ओक्सबो लेक्स है, मार्सेस है, दलदली जमीन भी है। जो इसमें रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा अपना कोर्स को शिफ्ट करते हैं, खास करके कोसी बहुत ज्यादा नोटोरियस है इसके लिए, और इसलिए इसे सोरोप बिहार कहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोसी यहाँ से अभी फ्लो कर रही है रात को, और इसके बगल वाले गांव में 3-4 किलोमीटर दूर आराम से लोग खटिया बिछा के सोए हुए हैं, और एकाएक बाढ़ आ जाए और कोसी का डायरेक्शन इस तरफ चला जाए, तो कितना ये गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग का खटिया तैरने लगेगा। नदी के किनारे रहते हैं तो तैरने के लिए तैयार रहते हैं, पर ये एक आपदा, जो डिसास्टर है, इसको मैनेज करने के लिए पहले से ये सब की अगर जो इंफॉर्मेशन है पहले से अगर भेज दिया जाए तो काफी जान माल की नुकसान को बचाया जा सकता है। तो यहाँ रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इसमें भी बहुत सारा यूनिट्स है, इसको जब हम बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे या आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि जो ये गंगा रिवर है इसमें बहुत सारा रिवर मिलती है, जैसे घाघरा रिवर, जैसे गंडक रिवर, जैसे बूढ़ी गंडक रिवर, जैसे कोसी रिवर, जैसे महानंदा रिवर। अब इसी के बेसिस पर दोआब का नाम रख दिया, ये क्या है, घाघरा। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, गंगा रिवर सिस्टम, उधर रिवर वाला पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां पर इसका जिक्र होगा, वहां भी आप समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर बिहार की ज्योग्राफी में तो डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसी के नाम पर इसका दोआब का भी रीजन का नाम रख दिया, इसे क्या बोलेंगे, घाघरा गंडक दोआब। इसे क्या बोलेंगे, गंडक बूढ़ी गंडक दोआब। इसे क्या बोलेंगे, बूढ़ी गंडक कोसी दोआब। इसे क्या बोलेंगे, कोसी महानंदा दोआब। तो जब हम रिवर पढ़ेंगे तो वहां आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसलिए लिखा है गंगा घाघरा दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब। और गंडक कोसी दोआब जो है, गंडक से कोसी के बीच में, बूढ़ी गंडक इन्होंने नहीं लाया, हम दोनों को ला सकते हैं। इसी इसको ही बूढ़ी गंडक, आप बूढ़ी गंडक कोसी दोआब को मिथिला प्लेन भी बोलते हैं। जब हम बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट देखेंगे मिथिला प्लेन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सब रीजन जो है, दरभंगा भी, इवन मुजफ्फरपुर का भी कुछ रीजन, ये सब रीजन मिथिला प्लेन में आता है। द लोअर गंगा प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। लोअर गंगा प्लेन कहाँ है, इट लाइज ईस्ट टू द मिडिल गंगा प्लेन, और ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, स्प्रेडिंग ओवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। बिहार का ईस्टर्न पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट बिहार का ईस्टर्न में इंक्लूड कर लेंगे। इसे मेजोरिटी ये क्या है, बंगाल और बांग्लादेश का पार्ट है। इसका बाउंड्री क्या है, ऊपर में दार्जिलिंग हिल्स है, आप घूमने गए होंगे, शिवालिक का जो हिल है वेस्ट बंगाल के ऊपर के छोर में, दार्जिलिंग हिल बोलते हैं, तो दार्जिलिंग हिल ऊपर में यानी शिवालिक है। नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल आ गया, खास करके जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है वहां तो नीचे बे ऑफ बंगाल ही आ गया। छोटा नागपुर हाईलैंड है, जो बिहार के नीचे है। झारखंड का रीजन वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो उसे भी बाउंड्री में दिखा सकते हैं। और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ईस्ट साइड में, क्योंकि उसके बाद असम शुरू हो जाता है, असम का प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इसलिए वो दे दिया है। उतना इंपॉर्टेंट ये सब बाउंड्री नहीं है। ये जब पूरा ज्योग्राफी का आप 2 चैप्टर खत्म करेंगे, रिवर्स और फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये सब खत्म होने के बाद आपको पूरा पिक्चर एक बन जाएगा दिमाग में। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट इसका फीचर है कि यहाँ डेल्टा बना हुआ है। ये जो नदी है, नदी समुद्र से मिलने से पहले बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है, बहुत सारा रिवर में, छोटा छोटा रिवर में बट जाती है, और ये सब के द्वारा लाया गया जो सेडिमेंट्स है, ये पूरा एरिया में, ये पूरा सेडिमेंट्स बिछ जाते हैं। ये सेडिमेंट्स इस तरीका से बिछ जाते हैं, और जनरली ये ट्रायंगल शेप में होते हैं, हालांकि बर्ड फुट डेल्टा भी बनाता है। अब बताइएगा यूएसए का कौन सी रिवर है जो वर्ड फुट डेल्टा बनाने के लिए मशहूर है, उसका डेल्टा वर्ड के फुट जैसा दिखाई देता है, पंछी का जो पांव होता है उसके जैसा दिखाई देता है। तो वो रिवर है मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर, आप पढ़िएगा, जो अपना
डेल्टा मेक्सिको, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसमें बनाती है। तो जनरली भारत में ऐसे रहते हैं, ट्रायंगल शेप का रहते हैं। ये बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरी में रिवर बट गई है, बहुत सारा स्ट्रीम्स में बट गई है, उसके बीच में जो सेडिमेंट्स जमा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर है सुंदरवन डेल्टा, जो हम रिवर में पढ़े हैं। ये क्या है? ये सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। और ये जो पूरा लोअर गंगा प्लेन है उसमें सुंदरवन डेल्टा ही 2/3 पोर्शन इसका है। यहाँ पर गंगा अलोंग विथ ब्रह्मपुत्रा, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा सब रिवर मिलती है, ये सब दिया हुआ है लेक्चर, आप देखिए। ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, और इसे ही कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, ये इसे ही आ, और यहाँ पर ये जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है इसे ही सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और यहीं पर मैंग्रोव्स के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जब हम फॉरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं रहते हैं, यही सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर भी रहते हैं। लास्ट है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये मेजोरिटी रूप से आसाम में। यहाँ से हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर में पढ़ा, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये इस तरह से आते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है और इस तरह से आसाम में जाते हुए ये बांग्लादेश में चले जाते हैं, ये वाला देखिए, है ना। तो यहाँ पर जो आसाम का रीजन है इसमें ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन बनता है। तो इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ये पूरा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। इसे ब्रह्मपुत्रा वैली या आसाम वैली या आसाम प्लेन भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा वैली क्योंकि ब्रह्मपुत्रा यहाँ से गुजरती है, ये मेजोरिटी रूप से आसाम में, इसलिए आसाम वैली, और प्लेन है इसलिए आसाम प्लेन भी बोलते हैं। ऑल्दो इट इज ऑफ्टन ट्रीटेड एज ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ गंगा प्लेन, गंगा प्लेन का ईस्टर्न तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये वेल डिमार्केटेड सेपरेट फिजिकल यूनिट है, क्योंकि गंगा प्लेन गंगा के द्वारा बनाई जाती है, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा क्योंकि मिलती है तो कह सकते हैं एक दूसरे का ट्रिब्यूटरी है, तो उस बेसिस से ऐसा बोला जा सकता है, कंटिन्यूएशन है, पर ये पूरी तरह से अलग है। गंगा प्लेन से इसका फीचर्स भी अलग है। ये सराउंडेड कैसा है, अभी अगर आपने पढ़ा है तो देखिए इस तरफ क्या है पूरा, ये जो इस तरफ का ये तो असम है बना हुआ, नहीं ये है ना असम। तो ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, पूर्वांचल हिल्स है इधर, है ना, ये पूरा पूर्वांचल हिल्स है, हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये सब पूर्वांचल हिल्स है। तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है, ये है आसाम प्लेन, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है, इसके ईस्ट में क्या है, पूर्वांचल हिल्स, नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में वही शिवालिक रेंज, और ठीक है। तो इट इज सराउंडेड बाय ईस्टर्न हिमालय ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। और पटकाई बम जो है नागा हिल्स है। गारो खासी जयंतिया किधर है, इसके वेस्ट साइड में, यहाँ पर मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, ये गारो खासी जयंतिया। आप इसको क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, किताब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए आपने हमने पढ़ा क्या, ये है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इस तरफ क्या है अरुणाचल प्रदेश में, इस तरफ है पटकाई बम, है ना, ये पटकाई बम है। तो हम बोल सकते हैं ईस्ट में क्या है, पटकाई बम, नॉर्थ में क्या बोलेंगे, नॉर्थ में बोलेंगे ग्रेट हिमालय या शिवालिक का रेंज, शिवालिक है। और इस तरफ तो गंगा प्लेन हो गया ईस्टर्न साइड में, या मेघालय प्लेटू भी बोल सकते हैं। ये मेघालय प्लेटू कहाँ है, ये वाला मेघालय प्लेटू है, मेघालय प्लेटू साउथ में भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल में दिया जाता है कि नॉर्थ है साउथ है, ये किताब में भी या नोट्स बनाते समय भी एक चैलेंज रहता है कि आप एक्चुअल में नहीं लिख सकते। जैसे ये मेघालय प्लेटू है, तो इसके कंपैरिजन में, इस पोर्शन के कंपैरिजन में तो ईस्ट हुआ, लेकिन इसके कंपैरिजन में साउथ हुआ। तो उतना ही सबको सीरियसली नहीं लेना है कि एकदम एग्जैक्टली हम याद रखें, वो बात नहीं है। ये सब्जेक्टिव है, जितना भी हमारा सिलेबस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्टिव होता है। इसमें हमारा व्यू पर डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखना चाह रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन को उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ईस्ट में पूर्वांचल हिल से पटकाई बम से एक्सेट्रा, नॉर्थ में शिवालिक से, ईस्ट में गंगा प्लेन है, साउथ में मेघालय प्लेट्यू है। लेकिन किताब में कुछ उल्टा भी लिखा हुआ रहे, कुछ अलग तरीका से भी लिखा रहे, तो टेंशन नहीं लेना है, वो वही चीज लिखना चाह रहा है, बस वो अलग पोर्शन को देख रहा है। ठीक है, ये सब पोर्शन हो गया। ये भी एक ग्रेडेशनल प्लेन है, क्यों, क्योंकि ये डिपोजिशन वर्क है किसका, ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा और उसके रिवर सेडिमेंट्स लाते हैं और डिपोजिट करते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक ग्रेडेशनल प्लेन है। ग्रेडेशनल प्लेन इज द प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एग्रेडेशन, मतलब जो जमा करके छोटी छोटी चीजें जमा करके बनाई जाती है, इसलिए ग्रेडेशनल प्लेन कहते हैं। इसका जो फीचर्स है, ब्रह्मपुत्रा की रिवर जब यमुना से ब्रह्मपुत्रा मिलने के लिए उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो पहाड़ से जब पहली बार प्लेन में जाते हैं तो ऐसा लिखा हुआ रहता है कि डिवॉन्चेज या इट डिवॉन्च। इसका मतलब क्या होता है, डिवॉचेज, इसका मतलब होता है फैल जाता है, पहाड़ पर तो कम जगह मिलता है ना,
तो जब प्लेन में आती है, ये आसाम में आती है, तो ये डिवॉचेज मतलब ये फैल जाती है। यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलता है जैसे एलुवियल फैंस, जैसे सैंड बार्स, रिवर मिएंडर्स, ओक्सवोलेक्स। ओक्सवोलेक्स हमने पहले ही पढ़ा है। रिवर मिएंडर मतलब रिवर यहाँ पर भी ऐसा करेगी क्योंकि प्लेन एरिया है। और ये जो एलुवियल फैंस है वो कुछ नहीं होता है, ये जैसा मान लीजिए कि ये हमारा शिवालिक है, शिवालिक से नदी आएगी तो इसका जो डिपॉजिट्स होता है, जो मैक्सिमम डिपॉजिट्स होता है, वो इस तरीका से एक फैन की तरह डिपॉजिट हो जाता है। फैन मतलब एक पंखा की तरफ इस तरह से डिपॉजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, जो बड़े बड़े पर्वत आते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स आते हैं, वो इसके जो शिवालिक है उसके जस्ट साउथ में ऐसे डिपॉजिट्स हो जाते हैं। इसे एलुवियल फैंस कहते हैं। आगे आएगा भी ये सब बात, ठीक है? तो आगे ये सब टर्म्स आएगा, तो अभी उसमें हम लोग देख लेंगे। ये कुल मिला के, और यहीं पर क्या है, मजूली आइलैंड है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, और ब्रह्मपुत्रा वैली फेमस है किसके लिए? टी प्लांटेशन के लिए। आप आसाम टी का बहुत जिक्र सुने होंगे, बहुत बार सुना होगा, तो ये उसके लिए फेमस है। तो ये एक रफ में आइडिया था, आप इसको पूरा याद करने की कोशिश नहीं कीजिए। थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अपर गंगा प्लेन किस रीजन में मिलता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली के रीजन में, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन किधर है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन किधर है, थोड़ा बहुत बाउंड्री, तो एक जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है आप वो बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा सा भी आप इसको रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों जो है ये बिहार में भी पाए जाते हैं। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था रीजनल डिवीजन ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन। रीजनल डिवीजन मतलब कि कैसे अलग अलग रीजन में जो प्लेन है उसको बांटा गया है, तो उसको बोलेंगे रीजनल डिवीजन। पंजाब हरियाणा रीजन के नाम पर है। अपर गंगा प्लेन वेस्टर्न यूपी में है, तो नाम क्या है? रीजन के बेसिस पर बांटा गया है, क्या अलग अलग फीचर्स है। अब जो है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है। फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब कि कैसे, कहाँ फाइन पार्टिकल्स है, कहाँ बड़े पत्थर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आपस में अलग है। जैसे हमने पढ़ा ना कि भारत की 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। हिल्स है, प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेजर्ट है, आइलैंड्स है, कोस्टल प्लेन्स है, क्योंकि आपस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग है। तो उसी तरह अब जो पढ़ रहे हैं वो इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको हम पढ़ रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये डिवीजन किस पर बेस्ड है? रिलीफ या जो सोयल का कैरेक्टरिस्टिक है उस पर बेस्ड है। जो फाइन पार्टिकल है, जो सोयल है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस पर बेस्ड है, और रिलीफ पर बेस्ड है। कहाँ पर बड़े पत्थर है, कहाँ मिट्टी है, कहाँ छोटे पत्थर है, इसके बेसिस पर। जो पहले पढ़ा था वो रीजनल डिवीजन था। ये जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे तो इसके बेसिस पर हम जो ग्रेट प्लेन है इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। ये चारों पार्ट आपको याद रहना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए, और ऑर्डर में याद रहना चाहिए। क्या है? भाभर, तेराई, बांगर, खादर। क्या है? भाभर, तेराई, भांगर एंड खादर। भांगर है, बांगर भी बहुत जगह बोला जाता है, लिखा भी मिल सकता है। तो भाभर, तेराई, भांगर एंड खादर, ये पहले आपको याद रखना है। ये देखिए, इसका हमने फोटो तो रखा ही है। ये देखिए, ये हिमालय है। हिमालय की मान लीजिए ये शिवालिक रेंज है। इसके शिवालिक रेंज से जो नदियां आती है, ये नदियां जब आती है तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स को पहले जमा कर देती है। जो बड़े बड़े रॉक्स है उसको पहले जमा कर देगी, क्योंकि उसका वजन भारी है, वो भारी है, उसके कारण नदी उसको ज्यादा दूर तक कैरी नहीं कर सकता है। यही जो बड़े बड़े बोल्डर्स का रीजन है इसको हम लोग भाबर कहते हैं। ये शिवालिक के जस्ट साउथ में है। एक्चुअल में तो शिवालिक इस तरह से नॉर्थ टू साउथ है, तो शिवालिक ऐसे है ऊपर में, उसके नीचे क्या रहेगा? साउथ में उसके भावर रीजन रहेगा, जो कि बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े रॉक से रहेंगे। उसके जस्ट बाद तराई का रीजन है, जो दलदली रीजन रहता है। यहाँ पर जो नदियां हैं वापस फिर से फैलती है, और ये दलदल का रीजन है, यानी यहाँ पर पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है। जंगल भी बहुत पहले हुआ करता था। ये तराई का रीजन है, यानी जस्ट भावर के बाद क्या बोलेंगे? तराई बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो भांगर और खादर का आता है। ये नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन भांगर और खादर में लागू नहीं होता है। ये नॉर्थ टू साउथ क्लासिफिकेशन सिर्फ ये दोनों में होता है, हिमालय या शिवालिक है, फिर कौन है? भाभर है, फिर तराई है। और अब जो नदी के किनारे है, मान लीजिए ये नदी है, तो जो नदी के किनारे जो मिट्टी है, जो हर साल नदी आती है और अपना फ्लड प्लेन में, जहां फ्लड होता है वहां पर जो नई मिट्टी को जमा करती है, उसे तो हम बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर। लेकिन जो दूर में मिट्टी है, जहां पर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से बाढ़ नहीं आई हो, जहां पर बहुत दिनों से नया मिट्टी नहीं आया हो, इसे ही हम लोग
भांगर बोलेंगे। भांगर क्यों? बी से भांगर, बी से बुढ़ा, तो ये बुढ़ा मिट्टी है और ये न्यू मिट्टी है। एक एक करके जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगा। ये देखिए भाबर रीजन है, ये तराई रीजन है। भाबर की क्या खासियत है? यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स है और यहाँ पर दलदली भूमि है, पानी बहुत है। देखिए यहाँ हिमालय है, फिर ये भाबर है ना, बड़े बड़े बोल्डर्स है, फिर तराई है, और जो नदी के आसपास की भूमि है, नदी के जो पास की है, जहां पर हर साल ये मिट्टी जमा होती है, जहां हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल नए सेडिमेंट्स जमा होते हैं, इसे खादर बोलते हैं। यहाँ खांदर लिखा है, गलत है, खादर होते हैं। और जो दूर की भूमि है, यहाँ पर दूर की जो मिट्टी है, उसे भांगर कहते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है, भावर, तेराई, जो नदी के पास है वो खादर, और जो दूर है भांगर। ये नॉर्थ साउथ में कोई जरूरी नहीं है, ये नदी से डिस्टेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया भांगर और खादर को। ठीक है, बहुत सारा फोटो है, देखिए पढ़ते हैं। पहला कौन है? भाबर प्लेन। भाबर प्लेन क्या है? एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर विड्थ है। कौन डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब वेस्ट में पंजाब में शुरू होगा और इधर आसाम तक ये रहेगा। किसके जस्ट साउथ में? शिवालिक के जस्ट साउथ में। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का मतलब हुआ कि इसका जो एक्सटेंशन है ईस्ट से वेस्ट, वो ज्यादा लंबा है। ये कितनी दूरी हो गई? लगभग 2400-2300 किलोमीटर दूरी हो गई। अगर हम देखें पंजाब से लेके आसाम तक 2300-2400 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर, इसलिए बोला है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। और ये नॉर्दर्न बाउंड्री है ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन को। हम तो डिवीजन पढ़ रहे हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का ही। जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का जो नॉर्थ में है वही क्या है? भाबर रीजन है। ये कहाँ रन करती है? रन्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक रिवर। फुटहिल्स रिवर, शिवालिक का मतलब शिवालिक के जस्ट साउथ में। शिवालिक रिवर जहां खत्म होती है वहां से ये भाबर रीजन शुरू होता है, और इंडस से लेकर तिस्ता रिवर तक है। This belt consists of alluvial fans which are formed by the deposition of unassorted sediments in the form of gravel and pebble। देखिए यही है alluvial fans। यहाँ नदी आती है और ये इस तरीका से जो सेडिमेंट से वो डिपोजिट कर देती है, एलुवियल सेडिमेंट से डिपोजिट कर देती है। इसे क्या कहते हैं? एलुवियल फैंस कहते हैं। एलुवियल फैंस कहते हैं। ये क्या है? सेडिमेंट से, पाइल ऑफ सेडिमेंट से, जहां पर रिवर या स्ट्रीम सडनली स्लो डाउन करती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से नीचे आ रही है, और ये फ्लो स्टीप माउंटेन से फ्लैट प्लेन की ओर जाती है। और ये जो भाबर रीजन है, हमने क्या बताया कि हिमालय के जस्ट नीचे जो बड़े बड़े बोल्डर से, जो बड़े बड़े पत्थर है और रॉक्स है, उसी को भाबर रीजन बोलते हैं। अगर बड़े बड़े बोल्डर और रॉक्स है तो इसमें क्या होगी? नदियां डिसअपियर कर जाएगी, नदियां खो जाएगी, इसलिए ये पोरस रीजन है। पोरस रीजन है। वाटर स्ट्रीम सिंक्स एंड फ्लो अंडरग्राउंड। जो नदियां है वो नीचे से फ्लो करना शुरू करती है, क्योंकि पानी नीचे चली जाएगी। इसलिए दिस एरिया हैज ड्राई रिवर कोर्सेस एक्सेप्ट इन रेनी सीजन। इसलिए यहाँ पर नदियां दिखेगी भी नहीं, सिर्फ बरसात के दिनों में दिख सकती है, क्योंकि नदियां विलुप्त हो जाती है, पत्थरों के नीचे फ्लो करती है। ठीक, अगला है तराई रीजन। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं भाबर के बारे में। भाबर के बारे में हमने क्या पढ़ा? भाबर के बारे में पढ़ा कि इट लाइज साउथ ऑफ शिवालिक। ये कहाँ लाई करती है? साउथ ऑफ शिवालिक, या फुटहिल्स ऑफ शिवालिक भी बोल सकते हैं। साउथ बोले या इसको बोल सकते हैं फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। ये कैसा एक्सटेंड करता है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में। अच्छा, इसका खासियत क्या है? इसमें लार्ज बोल्डर्स हैं। ये जो पत्थर है ये बड़े बड़े होने चाहिए, या रॉक्स होने चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? द रिवर्स डिसअपियर। रिवर्स डिसअपियर कर जाती है क्योंकि बड़े बड़े हैं, तो ये रिवर्स क्या करते हैं? फ्लो बीनीथ द रिवर, नीचे पत्थर के नीचे फ्लो करती है, एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। यहाँ पर फॉरेस्ट भी क्या रहेंगे? फॉरेस्ट वुड बी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है। पानी तो चलो है भी, मान लेते हैं कुछ, लेकिन ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इसमें तो रिवर आसानी से पेड़ नहीं ग्रो करेंगे, इसलिए फॉरेस्ट कम है। और जो पेड़ रहेंगे वो लार्ज ट्रीज रहेंगे, कम रहेंगे लेकिन लार्ज ट्रीज रहेंगे, क्योंकि इसके रूट डीप में जाने चाहिए पानी लाने के लिए, होल्ड करने के लिए। क्योंकि पत्थर के ऊपर तो ट्री नहीं होगा ना, तो इसलिए लार्ज ट्री रहते हैं ताकि उसका जो रूट है वो नीचे तक जा सके। ठीक है, ये भाबर रीजन है कुछ। और ये कितनी चौड़ाई थी? 816 किलोमीटर वाइड था, जस्ट साउथ ऑफ शिवालिक। आपको ये सब बात अगर याद है तो आपका काम हो गया। क्या याद रहना चाहिए कि भाबर रीजन कहाँ है? ये शिवालिक के जस्ट साउथ है, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक। वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंड करती है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र के आसपास। लार्ज बोल्डर्स या रॉक्स है जिसकी वजह से रिवर डिसअपियर कर जाती है, इसलिए फॉरेस्ट कम है। अगर कुछ ट्री होंगे तो वो बहुत बड़ा होंगे ताकि उसके रूट्स डाउन नीचे जा सके, और 8 से 16 किलोमीटर वाइड है। यूपीएससी क्वेश्चन के बेसिस पर एक फैक्ट अगर चाहे तो और याद रख सकते हैं कि जो बहुत सारे नेशनल पार्क है हमारे देश में वो भाबर रीजन में।
जैसे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, वो भाबर रीजन में, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा हुआ है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड इज लोकेटेड इन विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, तो वो भावर रीजन में ही सिचुएटेड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी क्या है, थोड़ा कम है, और यहाँ पर ट्रीज भी बहुत कम है, पानी भी क्या है, नीचे से जा रहा है। तो ये सब यहाँ पर जितने जानवर रहेंगे वो पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे? तराई के रीजन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तराई के रीजन में। तो अगला हमें पढ़ना है तराई। ये देखिए तराई में क्या होता है, फिर से पूरा दलदली भूमि है। ये किसके साउथ है? इट लाइज साउथ ऑफ भावर रीजन एंड रन्स पैरेलल टू इट। सबसे पहले हमारा शिवालिक है, शिवालिक के नीचे जब नदियां आती है तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स को जमा कर देते हैं, और यहाँ पर रिवर्स या स्ट्रीम्स जो है वो डिसअपियर कर जाते हैं। इसी के जस्ट साउथ में हमारा पानी फिर से निकलता है और वो चारों तरफ पानी फैल जाता है, इसलिए ये मार्सी लैंड है। यानी तराई इज लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ भावर रीजन और इसके पैरेलल ही जा रही है। इसका विथ भी 15 से 30 किलोमीटर है, उसका कितना था? 8 से 16 किलोमीटर, ये 15 से 30 किलोमीटर है। उसको भी उतना रटने की कोशिश नहीं करना है। हम कह सकते हैं कि जो भावर रीजन है उससे थोड़ी ज्यादा चौड़ी है तराई की रीजन। द स्ट्रीम दैट फ्लो अंडरग्राउंड, भावर रीजन में जो अंडरग्राउंड जा रहा था वो इमर्ज करती है तराई रीजन में, और इससे मार्सी एंड डैम ट्रैक्ट ऑफ लैंड बनते हैं। मार्सी मतलब दलदल, इस तरह से पानी का जमावट हो जाता है क्योंकि एकाएक नदियां बाहर निकल रही है। इट इज composed comparatively of फाइनर एलुवियम एंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अब देखिए जो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो भावर रीजन में जमा हो गए, इसलिए इसमें जो फाइन एलुवियम है, जो छोटे पार्टिकल्स है, वो तराई रीजन में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर रिवर्स क्या है, फिर से बाहर निकल रही है, और रिवर्स बाहर निकलने के कारण वाटर क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में। इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पर सनलाइट भी प्रचुर मात्रा में, यानी कि हीट भी बहुत अच्छा है। जहां पर हीट ज्यादा रहे और वाटर ज्यादा रहे वहां पर ट्रीज का भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, इसे ही फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट का भी ग्रोथ होता है, इंसेक्ट्स का भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, एनिमल्स भी बहुत ज्यादा इस एरिया में रह सकते हैं, बायोडाइवर्स रीजन हो सकता है। तो ये सब इसकी खासियत होती है। यहाँ पर मॉस्किटो अगर मिलेगा तो बहुत बड़ा बड़ा उसका साइज रहेगा, इंसेक्ट्स भी ज्यादा रह सकता है क्योंकि हीट ज्यादा है ना, और साथ में वाटर ज्यादा है, तो ट्री ज्यादा होगा तो खाना ज्यादा है, तो सभी चीज ज्यादा रहेंगे। ठीक है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ तराई एरिया, जो तराई एरिया है इसके मोस्ट पार्ट को एग्रीकल्चरल लैंड से कवर कर दिया गया है, ये फॉरेस्ट को काट करके। तो ये जो तराई रीजन में खास करके जो वेस्टर्न यूपी है, जहां ग्रीन रिवोल्यूशन ज्यादा सक्सेस हुआ है, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, ये सब रीजन में ग्रीन रिवोल्यूशन ज्यादा सक्सेस हुआ है। इस रीजन में खास करके जो तराई एरिया है उसके फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है। अभी बिहार की भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, चाहे वेस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार, किशनगंज हो, एक्सेट्रा, वहां भी तराई रीजन है, उसमें भी ये जंगल को हटा करके खेती करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में हम बिहार के ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट पार्ट ऑफ तराई एरिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। खादर का अगला है खादर। अब ये खादर और बांगर को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तराई के साउथ में। देखिए मान लीजिए ये तराई रीजन है, यहाँ पर क्या था, दलदली भूमि था, इसके बाद रिवर फ्लो करती है, तो ये जो रिवर है इसके किनारे में, ये मान लीजिए रिवर की कोर्स है, ये हम रिवर का किनारा बना दिए। रिवर के किनारे में जो फाइन पार्टिकल्स जमा होती है, जो हर साल बाढ़ आने के कारण जमा होती है, और ये क्या है, न्यू एलुवियम है। न्यू क्यों है? क्योंकि हर साल जमा हो रही है, या 3-4 साल में भी अगर जमा हो तो नया ही कहलाएगा, इतना तो पुराना नहीं हुआ है। जैसे मोबाइल अगर 2 साल भी हुआ तो नया ही कहलाना चाहिए, हालांकि अब ज्यादा लोग चेंज करते हैं। तो ये जो रिवर है इसके किनारे में जो मिट्टी हाल फिलहाल में जमा हुई है, 3-4 साल में, 1-2 साल में ऐसे जमा हुई है, तो ये न्यू एलुवियम है। ये एलुवियम कैसा है? न्यू एलुवियम है, पहला चीज न्यू एलुवियम है। दूसरा चीज ये कहाँ है? फ्लड प्लेन्स पर है। फ्लड प्लेन्स मतलब जब रिवर में फ्लड आती है तो उस रीजन में ये सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू एलुवियम है। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही खादर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खादर बोलेंगे बस। किसे खादर बोलते हैं? जो फ्लड प्लेन में या रिवर के किनारे जहां पर फ्रीक्वेंटली नए एलुवियम बन रहे हैं। आपको डेट भी
ईयर भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि जो नए एलुवियम्स रहते हैं नदी के किनारे, बाढ़ आने के कारण नए सेडिमेंटेशन का जो डिपोजिशन होता है, उसे ही हम खादर कहते हैं। क्योंकि ये न्यू एलुवियम है, इसलिए ये काफी फर्टाइल रीजन माना जाता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। पर ये नदी से ही 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर आपका घर हो सकता है। नदी से अच्छा खासा अगर 7 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, जहां पिछले 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल में बाढ़ नहीं आया है, वहां भी तो सोयल है। तो वो सोयल जो बना है, वो सोयल ओल्ड एलुवियम है, वो पुराना एलुवियम है, इसे ही ओल्ड एलुवियम है, इसलिए ये लेस फर्टाइल है इन कंपेरिजन टू न्यू एलुवियम। ऐसा नहीं कि हम दूसरे मिट्टी से कंपेयर कर देंगे, बस ये जो नया एलुवियम है उससे लेस फर्टाइल है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं या बांगर कहते हैं, यानी बुढ़ा सोयल है। ठीक है ना। जैसे अगर नदी से दूर आपका घर है और वहां पर बहुत दिनों से बाढ़ नहीं आया है, तो वो डिपोजिशन नदी बहुत पहले की होगी, बहुत पहले जब उस रीजन में फ्लो करती होगी, तब वहां मिट्टी भरी है। अब जहां स्लोप दूसरे रीजन में जहां गड्ढा हो गया है, अब वहां फ्लो कर रही है, उसके आसपास डिपोजिट कर रही है, वो खादर रीजन है, आपका गांव बांगर रीजन हो गया है। कुछ दिन के बाद वो रिवर वहां जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, वहां जब ऊंचाई प्राप्त कर लेगी, तो और फिर कोर्स को दूसरे जगह शिफ्ट कर लेगी। इस तरह से पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, वहां नदियां इधर से उधर शिफ्ट होते रहती है, पर इतना धीरे शिफ्ट होती है कि एक ह्यूमन लाइफ में ऑब्जर्व करना संभव नहीं हो पाता है। तो खादर के बारे में क्या पढ़े, दिस बेल्ट फॉर्म्स द फ्लड प्लेन अलोंग द रिवर बैंक्स। रिवर्स और उसके किनारे जब बाढ़ आएगी तो जहां तक प्लेन डूब जाएगा उसे ही फ्लड प्लेन कहते हैं। वहां पर जो न्यू डिपोजिट्स होते हैं, न्यू एलुवियम का डिपोजिशन होता है, उसे खादर कहते हैं। Newer alluvium brought by the rivers every year gets deposited along its belt. This makes this region very fertile. ये very fertile रहता है। Every year का जरूरत नहीं है, अगर 2-3 साल में भी बाढ़ आया तो नया ही माना जाएगा। यहाँ पर जो कैल्सेरस डिपोजिट्स है इस रीजन में, ये अब्सेंस रहता है और इसलिए ये कल्टीवेशन के लिए ज्यादा बेटर माना जाता है। कैल्सिरस डिपोजिट्स का मतलब होता है कंकड़ यहाँ पर अब्सेंट रहता है, कंकड़ को ही इंग्लिश में कैल्सिरस डिपोजिट्स कहते हैं। अब बताइए, अगर आपके मिट्टी में बहुत ज्यादा कंकड़ हो तो क्या वो खेती के लिए सुटेबल होगा? आप गांव में देखे होंगे कि जब प्याज का जो अ, मोरी होता है, जो प्याज का शुरू में जो बीज दिया जाता है, जिससे प्याज का वो लगेगा, प्याज का जो छोटा गाछी जिसको बोलते हैं गांव में, तो वो जब लगेगा उसको फिर से ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे खेत में लगाया जाता है उसको कबाड़ के। तो आप देखते होंगे पिटना से बहुत पिटता है, मिट्टी को तोड़ता है, छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करता है, और वहां पर जितने भी ऐसे पेबल्स होते हैं उसको हटाया जाता है मैन्युअली बाय द हैंड, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यानी कि ये जो खादर रीजन है, यहाँ पहले से उस कंकड़ का अपसेंट है, तो उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रीजन ज्यादा फर्टाइल होगा, ज्यादा कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होगा। इसी के उल्टा जो भांगर या बांगर रीजन है, ये जो मान लीजिए कि हम ऐसा एक फिगर बनाते हैं इस तरीका से, मान लीजिए कि यहां से अभी रिवर फ्लो कर रही है, ये है रिवर कोर्स का फ्लो करने का, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है इन द विंटर सीजन। अभी जब ठंड में हम पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है। कुछ दिन जब ये मानसून का सीजन आएगा तो इसमें बाढ़ आएगी और ज्यादा पानी आएगी, तो ये इस रीजन में भी फैल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगी, ये रिवर बहुत सारा सेडिमेंट्स डिपोजिट करेगी, बहुत सारा नया मिट्टी को डिपोजिट करेगी। यहाँ पर जो नया डिपोजिट किए यही न्यूअर एलुवियम है, इसे ही क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। और जो ये एरिया यहाँ पर 20 साल में, 30 साल में, 15 साल में, 10 साल में बाढ़ ही नहीं आया, तो ये क्या है, ये ओल्डर एलुवियम है, इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं या भांगर कहते हैं, यही ओल्डर बुढ़ा सोयल है। अब एक्चुअल में आप जब नदी के किनारे देखेंगे तो ऐसा नहीं रहता है। नदी के किनारे कैसा रहता है, ऐसे नदी फ्लो कर रही है मान लीजिए, तो यहाँ से धीरे धीरे स्लोप ऊपर की ओर जाता है, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि इस तरह से स्लोप है, पर जनरली ऐसा स्लोप रहता है। तो जहां तक भी ये नया एलुवियम है ये डिपोजिट होता है 2-3 साल में, वहां तक को हम खादर बोलेंगे, बाकी को बांगर बोलेंगे। हमें तो डेफिनेशन रटना है, हमें क्या करना है कि कहाँ एग्जैक्ट कितना दूरी में जा रहा है। सो न्यूअर एलुवियम इज नोन एज खादर एंड ओल्डर एलुवियम इज नोन एज बांगर। बांगर कहाँ रहते हैं, ये फ्लड प्लेन में रहते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट है इंडो गेंगेटिक प्लेन का। क्यों? क्योंकि हमने देखा बांगर तो 8 से 16 किलोमीटर ही वाइड था, तराई भी देखा 15 से 30 किलोमीटर ही वाइड था, जबकि जो पूरा हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ईस्ट साइड में नैरो था, फिर भी 100 किलोमीटर के आसपास था, वेस्ट साइड में ब्रॉड था, फिर भी 500 किलोमीटर के आसपास था। तो यहाँ मान लीजिए 8 किलोमीटर चला भी गया, यहाँ 15 किलोमीटर चला भी गया, 23 किलोमीटर ही हुआ। और फिर इसके बाद नदी के किनारे वाला एरिया को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। तो ये भी क्या है, कुछ ही जमीन है,
तो जो मेजरली बच गया वो क्या है, बांगर ही है। सोइल्स इन दिस रीजन आर मेड अप ऑफ ओल्डर एलुवियम, ये ओल्डर एलुवियम है और ये रिन्यू नहीं होता है फ्रीक्वेंटली, इसलिए नॉट वेरी फर्टाइल। किसके कंपैरिजन में, खादर के कंपैरिजन में। अब हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे सोयल से, रेड सोयल, लेटराइट सोयल या सैंडी सोयल या फिर जो सोल्टी सोयल है, उर्स सोयल है, तो उसके कंपैरिजन में तो एलुवियम सोयल काफी फर्टाइल होती है। जब सोयल का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में देखेंगे, बट वी आर कंपेयरिंग the Bangar soil with the Khadar soil. So in comparison to the newer alluvium, older alluvium is lesser fertile. It consists of calcareous deposit locally known as कंकड़। इसमें calcareous deposit मिलती है जिसे कंकड़ कहते हैं, जो खादर सोयल है उसमें नहीं मिलती है। इंडो गंगेटिक प्लेन का सिग्निफिकेंस से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि आसान है। इंडो गंगेटिक प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। बिहार का लगभग 40, ये भारत का 40% जो पॉपुलेशन है यहाँ ही रहते हैं। दिल्ली जैसा शहर, हावड़ा, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, कानपुर, ये जितना शहर है ये सब यहाँ ही है। एग्रीकल्चर फर्टाइल एलुवियम सोयल से, बहुत ज्यादा फर्टाइल भूमि है तो एग्रीकल्चर भी तगड़ा होता है। धान की खेती हो या गेहूं की खेती हो, चना की खेती हो, दाल की खेती हो, शुगर केन की खेती हो, बहुत मैक्सिमम चीज यहाँ उगाया जाता है। जैसे पहाड़ में ये सब की खेती कम की जा सकती है, इसलिए वहाँ सेव एक्सेट्रा प्लांटेशन किया जाता है। रोड्स, रेलवे का जाल बिछाना बहुत आसान है क्योंकि प्लेन है, पहले से सपाट है, पूरी तरह से जो वो है प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, समतल है, तो रोड बनाना बहुत आसान है। अगर आपको पहाड़ पर रोड बनाने दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगी क्योंकि काटना पड़ेगा। रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि वाराणसी हो, अयोध्या हो, आ, ऐसे कई जो रिलीजियस प्लेस है, गंगा और यमुना के घाट ही क्यों ना हो, काशी हो, ये सब क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और ये सब तो है ही, साथ में इसे क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो भारत की पहली सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वो इंडस के किनारे और सतलज एक्सेट्रा जो सप्त सिंधु रीजन था, 7 नदियां जो थी उसके किनारे ही बसी थी। तो ये क्रेडल, क्रेडल का मतलब क्या होता है, पालना, जहाँ बच्चा खेलता है बचपन में, जहाँ बच्चा झूलता है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन का पालना भी माना जाता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग ही प्लेन से हुआ है। ठीक है, इसके साथ हमने प्लेन का जो पूरा चैप्टर था इसको काफी होलिस्टिकली कवर किया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा लगा है तो हमें माफ कीजिएगा, पर आप एक बार देखिए, एक बार में आपको मैक्सिमम चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारा नोट्स को पढ़िए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू है जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, इसको हम लाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद पीवाईक्यू भी लाएंगे। आप इस पीवाईक्यू को भी देख सकते हैं और वहां से आप एनालाइज कीजिएगा कि हमने जो पढ़ाया है उसके बेसिस पर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद किसी और चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए।